स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था, ठीक है, उसी पे क्वेश्चंस देख रहे थे। एक मैंने दो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम करके क्वेश्चन करवाया था, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको वैसे ही कि आपका क्वेश्चन क्या है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 4/x इज इक्वल टू 5 है, तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। अब ये एक इंटीजर है, ये दो इंटीजर है, आपको वही सोचना है। थिंक, क्या सोचना है आपको? आपको सोचना है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 5, ये सोचना है, ऐसे दो इंटीजर सोचने हैं। अब आपको मैं एक बात समझाता हूं इसके अंदर कि आपको लगेगा कि अगर इसकी वैल्यू मेरी 7 हो जाए और इसकी वैल्यू मेरी -2 हो जाए तो 7 और -2 दोनों इंटीजर हैं, मिलके कितना बनाएंगे? आपका 5 दे देंगे। लेकिन आपको पता है अगर इसकी वैल्यू 7 हुई है, इसके अंदर वेरिएबल कौन है? x, तो x रहा होगा पॉजिटिव, ठीक है। x अगर पॉजिटिव रहा है तो यहां पे भी x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर x ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला ही पॉजिटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव निकलेंगे और पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम आना चाहिए 5। एक भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए। आपको लगेगा दो का डिफरेंस बना दूं मैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले लूं, 10 और 5 ले लूं तो 5 आ जाए, 10 और -5 ले लूं, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों में x पड़ा हुआ है। अगर ये वाला नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये -2 है और मान लो ये -3 आ गया आपके पास, -2 और -3, तो -5 बनाएंगे मिलके, 5 नहीं बनाएंगे। एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात क्लियर, बात को पहले तो लिख लूं, दो इंटीजर का सम 5 आ गया, ठीक है। तो आपको कैसे क्या सोचना है कि आपका मान लो ये a है और ये b है, दो इंटीजर का सम 5 आ रहा है। क्या क्या तरीके हैं? 0 और 5, ठीक है, 1 और 4, अरे यहां तो नहीं बन पाएगा ये, बहुत सारे केस बने, 6 केस बनकर आएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। एक आपके पास आएगा, ये a है ये b है, ठीक है। एक आया आपके पास 0 और 5, ये दो इंटीजर का सम हो जाएगा। एक आपके पास आएगा 1 और 4, एक आपके पास आएगा 2 और 3, एक आपके पास आएगा 3 और 2, 4 और 1 और 5 और 0, ठीक है। मैं चाह रहा हूं जरा इस पहले वाले केस को एक बार समझना कि अगर पहला मैंने a माना इसको 3/x को, अगर इसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ चुकी है, इसका मतलब 3/x जो है वो मेरा लाई करता है 0 से लेकर कहां तक? 1 के बीच में, ठीक है। अब ये जो 3/x है, 3/x, इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती क्योंकि 0 के बराबर होने का मतलब ये x को इनफाइनाइट जाना पड़ेगा और इनफाइनाइट x जाएगा नहीं। अगर मैं इनफाइनाइट पे x को ले जा रहा हूं तो इनफाइनाइट की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो सकती। अगर इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं हो सकता तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। तो इसको पहले ही ठीक करके मैंने 0 से लेकर 3/x से लेकर 1 कर दिया। आपने रेसिप्रोकल ले लिया x/3, 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में आ गया। x जो है आपका 3 से लेकर, अरे क्यों करने लगा मैं ये, x आपका 3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में आया, ठीक है। x कहां से कहां आ गया? 3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। ये आपका पहला केस बनेगा। अरे मैं केस ही बना लूं ना, ऐसे पिछली बार किया था, क्यों इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। केस 1, ठीक है, ये होना चाहिए। और आपका 4/x था ना, दूसरा टर्म कौन सा था? 4/x, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। एंड कि या तो आपका पहला केस क्या है कि आपका 3/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाए और 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाए, ठीक है। इधर अगर आपकी इसकी वैल्यू 5 आई है तो इसका मतलब 4/x की वैल्यू 5 से लेकर 6 के बीच में लाई कर रही होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 5 आई है, आपने रेसिप्रोकल ले लिया तो x/4 की वैल्यू आपके पास 6 से लेकर, अरे 1/6 से लेकर 1/5 के बीच में, 1/6 से 1/5 के बीच में 4 मल्टीप्लाई किया आपने तो x की वैल्यू आपके पास 2/3 से लेकर 4/5 के बीच में। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है, 2/3 से लेकर 4/5 के बीच में। अच्छा, x की वैल्यू अगर 2/3 से 4/5 के बीच में रहेगी तो उस टाइम पे 4/x कितना निकल कर आएगा? आपका 5 निकल कर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, और ये वाली चीज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x है वो 0 हो, जब जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो उन दोनों का सम 5 बनाने के लिए उसकी वैल्यू 5 निकलनी चाहिए, उस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर की। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए और वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। आपने अगर इसको देखा इन दोनों को तो ये आया आपके पास 2/3, ये आया आपके पास 4/5, ये आया आपके पास 3। एक पार्टी कह रही है हमारी वैल्यू तो रहेगी यहाँ, दूसरी कह रही है यहाँ, ठीक है। इंटरसेक्शन ले लो, कोई वैल्यू नहीं निकल कर आएगी।
दोनों को सेटिस्फाई करना था। ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 सिर्फ तब बन रहा है जब x की वैल्यू 2/3 से 4/5, मतलब 1 से छोटी है दोनों वैल्यूज। x 1 से छोटा रह रहा है, देखो 4/5 से छोटा है ना, 1 से छोटा है। और यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x 0 तब बनेगा जब x 3 से बड़ा रहेगा। दोनों का इंटरसेक्शन कराओगे कुछ नहीं निकलेगा, यहां से x बिलोंग्स टू 5 आएगा। ठीक है, इस केस को डायरेक्टली सोचकर, इस केस को मतलब क्या किया जाता है कि जब एग्जाम वगैरह में करते हो आपको आदत पड़ चुकी होती है, प्रैक्टिस हो चुकी होती है, ठीक है, तो आप इस केस को और इस केस को डायरेक्टली सोच के हटा देते हो। क्या ये भी, इसका भी आंसर नहीं निकलेगा इंटरसेक्शन पे, इसका भी आंसर नहीं निकलेगा इंटरसेक्शन में, लेकिन वो डायरेक्ट सोच पाने के लिए आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हो, आपको पता है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहां से तो कोई आंसर नहीं निकला इसका। अब दूसरा केस 1 और 4 वाला, वही पिछली बार वाला क्वेश्चन है, ये ज्यादा मेहनत नहीं है इस पे कि 3/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आ गया आपके पास 1 और 4/x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आ गया आपके पास 4, इन दोनों का सम 5 हो जाएगा। तो 3/x की वैल्यू लाई कर रही होगी 1 से लेकर 2 के बीच में। आप रेसिप्रोकल लोगे 1/2 से लेकर x/3 की वैल्यू 1 के बीच में आ जाएगी, तो 3/2 से लेकर x3 के बीच में आएगा। ठीक है, यहां पर आपका 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है अगर, तो 4/x की वैल्यू आपकी 4 से लेकर 5 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अगर मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो 1/5 यहां आएगा, x/4 यहां आएगा और 1/4 यहां आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4/5, ये x और ये 1, इनका इंटरसेक्शन लेना है आपको। x की वैल्यू 3/2 से 3 के बीच में और x की वैल्यू 4/5 से 1 के बीच में। आओ देखो, ये रहा 4/5, ये रहा 1, ये रहा 3/2 और ये रहा 3। एक पार्टी कह रही है x की वैल्यू रखो 4/5 से लेकर 1 के बीच में, दूसरी पार्टी कह रही है x की वैल्यू रखो 3/2 से लेकर 3 के बीच में, और आपको लेना है ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। इंटरसेक्शन लेने का कोई वैल्यू नहीं आई, कोई कॉमन वैल्यू नहीं आई, आपने क्या बोल दिया x बिलोंग्स टू 5, यहां से भी कोई आंसर नहीं निकला, दूसरे केस से भी। तीसरे पर आते हैं। तीसरे में क्या है कि 3/x की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है 2 इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और 4/x के जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है 3, दोनों का सम 5 था ना। फिर 3/x की वैल्यू अगर 2 है, 3/x की ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो 3/x आपका लाई करेगा 2 से लेकर 3 के बीच में, तो x/3 आपका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/3 से लेकर 1/2 के बीच में, तो ये 1 से लेकर आपका x जो है वो 3/2 में चला गया। इधर आ जाओ। ठीक है, यहां पर आपका 4/x जो है वो 3 से लेकर 4 के बीच में जाएगा। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 थी ना, पिछली बार क्या था 4 था। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 है, तो अंदर जो टर्म बैठा हुआ है वो 3 से 4 के बीच में रहा होगा। रेसिप्रोकल लेने पर ये आया 1/4, ये आया x/4 और ये आया आपके पास 3। 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 से लेकर x की वैल्यू किसके बीच में आ गई, 3 के बीच में आ गई। इन दोनों का जब आपने इंटरसेक्शन लिया, ये 1 आया, ये 3/2 आया और ये 3 आया। ये एक पार्टी कह रही है 1 से 3 के बीच में रखो हमें, एक पार्टी कह रही है 1 से लेकर 3/2 के बीच में रखो। दोनों का इंटरसेक्शन लेने जाओगे, x की वैल्यू 1 से 3/2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। x बिलोंग्स टू 1 2 3/2, 1 पे ओपन 3/2 पे क्लोज। x की वैल्यू जब 1 से 3/2 के बीच में रहेगी तो ये आंसर 2 निकालेगा और वो आंसर 3 निकालेगा, दोनों का सम कितना आएगा, 5 निकल कर आएगा। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। तीसरा केस हो गया अपना। चौथे केस पर आते हैं। 3/x की वैल्यू अब की बार 3 आई है और 4/x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके पास 4 आई है। ठीक है, 3/x की वैल्यू 3 है, 3/x की ग्रेटेस्ट इंटीजर की 3/x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में लाई करेगी, और 4/x की वैल्यू आपकी, अरे 2 था ये, 3 और 2, ये 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगी। रेसिप्रोकल ले लूंगा, ये x/3 हो जाएगा, इधर आगे हो जाएगा 1/4 और इधर ये हो जाएगा 1/3। इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है ना, तो देखो ये 3 की वाला रेसिप्रोकल इधर लिख दिया, साइन पलटा नहीं, इधर उधर की वैल्यू बदल दी। ये 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर x/4 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से लेकर x जो है 1 तक, और यहाँ 4/3 से लेकर x जो है 2 तक, 4/3 से x 2 तक। ठीक है, ये आपका एक वैल्यू आई 3/4, एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू आई 4/3 और एक वैल्यू आई 2। देखो 3/4 से 1, ये कह रहा है 3/4 से 1 रखो, वो कह रहा है हमारी वैल्यू 4/3 से लेकर 2 रखो। आप इंटरसेक्शन लेने जाओगे कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1। 3/x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ चुकी है 4 और 4/x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 1। ठीक है, तो यहां पे 3/x की वैल्यू आपके पास 4 से लेकर 5 के बीच में आ रही है और 4/x की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर 2 के बीच में आ रही है। तो
रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x/3 हो जाएगा यहाँ पर, इधर आ जाएगा 1/5 और इधर आ जाएगा 1/4। इस सब में तो कोई तकलीफ नहीं होगी आपको कि रेसिप्रोकल लेके इधर कैसे लिख दिया है, सब तो बात आपको पता है। यहाँ पर आपका x/4 होगा, इधर आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 1। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 3/5 से लेकर x की वैल्यू 3/4 तक, यहाँ पर 2 से लेकर x की वैल्यू 4 तक। आप रेसिप्रोकल वो कंपेयर कर लो, 3/5, 3/4, 2, 4, जरा लगाना वैल्यूज। ये पार्ट कह रहा है इधर और ये पार्ट कह रहा है इधर, x बिलोंग्स टू 5। सारी वैल्यू पे ये होता जा रहा है, सिर्फ एक आंसर निकल कर आया आपके पास। अच्छा 4 और 1 ले लिया, 5 और 0 ले लो। 3/x की वैल्यू आपके पास 5 है, 4/x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके पास 0 है। ठीक है, यहाँ से आपका 3/x जो है वो 5 से लेकर 6 के बीच में जाएगा। यहाँ पे जो आपका 4/x है वो 0 से लेकर 1 के बीच में जाएगा। 0 पे इक्वल टू का साइन होता है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर खोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब ये 0 हो सकता है और 1 तक रहेगा। लेकिन आपको पता है इसकी वैल्यू 0 होने के लिए x को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, और x इनफाइनाइट को हम इंक्लूड नहीं करते तो 0 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लिया तो x/4 इधर आया, 1 इधर आया और इनफाइनाइट इधर आया। अच्छा यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया, x/3 इधर आया, 1/6 इधर आया और 1/5 इधर आया। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया 1/2 x से लेकर 3/5। ठीक है, और वो 1 से इनफाइनाइट, आपको पता है यहाँ भी x बिलोंग्स टू 5 आएगा। एक आंसर निकल कर आया गिनती का बस। 1 से 4/3 निकला था, कितना निकला था? वन से 3/2। सबका यूनियन ले लेंगे सारे केस का, एक आंसर निकल कर आया आपका x बिलोंग्स टू 1 2 3/2। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में करवा चुका हूं, इसलिए इस पर ज्यादा मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ जगह रेसिप्रोकल वगैरह में गलती हो गई हो, आप लोग देख लेना। क्या किया मैंने? ये 1/3 था ना सर, मुझे पता था गलती हुई होगी कुछ ना कुछ। 4/3 हो जाएगा। फोर बाई थ्री, 1 से लेकर 4/3 तक की वैल्यू इंटरसेक्शन में। ठीक है, देखो भाई रेसिप्रोकल लिया तो वो 3 का 1/3 और 4 का 1/4। 4/3 1.3 के बराबर होता है, वो पहले आएगा, 3/2 बाद में आएगा। पहले गलत कर दिया था, 1 से 4/3 आपका आंसर है। देखना भाई, मैं कह रहा था कि इतने सारे हमने पार्ट किए और मैंने जल्दी जल्दी में किया, ध्यान देके किए नहीं, क्योंकि आपको मैं सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ लास्ट टर्म पे, सेम टाइप का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगले फंक्शन पर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन f कहां से लेकर R2, R ही लिख देता हूं, ये तो कोडोमेन है, कितना भी लिख दो। डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। fx इज इक्वल टू करली ब्रैकेट है इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, fx इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x लगा दिया, इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये क्या होता है ये फंक्शन? ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जहां पर आपका वेयर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये उसकी डेफिनेशन होती है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो तो उस नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट हटा दो, नंबर में से इंटीजर पार्ट हटा दो। अच्छा, सिर्फ डेसिमल पार्ट रहने दूं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या चीज होती है? ये अपने आप में डेसिमल वैल्यू होती है। आप इस पे ध्यान देना, इस डेसिमल वैल्यू पर। डेसिमल वैल्यू कैसे होती है कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट में 2.7 लिखा हुआ है तो उसका आंसर निकल कर आएगा 0.7। इसमें डेसिमल पार्ट कितना है आपके पास? 0.7 है। ठीक है, और देखना, अगर आपके पास 3 लिखा हुआ है तो इसके अंदर डेसिमल पार्ट कितना है? 0 है, कोई डेसिमल पार्ट ही नहीं, कितना आएगा आंसर? 0। अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट में 2.789 लिखा हुआ है तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट कितना निकल कर आया? 0.789, क्योंकि 2 तो हो गया उसका
2 तो हो गया इंटीजर पार्ट, 0.789 क्या हो गया आपके पास फ्रैक्शन वाला पार्ट। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है ना वो मेनली आती है कि जब आप निकालते हो माइनस में 1.3, ये अपने आप में 0.3 के बराबर या -0.3 के बराबर नहीं होता, -0.3 के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं आपको डेफिनेशन, जो पॉजिटिव नंबर्स में आपको डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, उसे आप डायरेक्ट लिख लेते हो। लेकिन इसके अंदर अगर आप डेफिनेशन लगाओ फ्रैक्शनल पार्ट माइनस में 1.3, आपको पता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है ना, ये x है, तो x कितना हुआ आपके पास माइनस में 1.3। इसमें से घटा दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में 1.3 का, घटा दिया, ठीक है। तो -1.3 अपनी जगह लिखा, माइनस ये लिखा, और इसका आंसर निकल कर आएगा 2। -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा 2 निकालेगा, सॉरी -2 निकालेगा, 2 की निकालेगा, -2 निकालेगा, या -2 या -1, यहां पर होगा ना -1.3, लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा -2 निकालेगा, आपके पास निकल कर आया -1.3 + 2, मतलब कितना आ गया 0.7। अच्छा 0.7 आ गया, 0.7 आ गया, 0.7। तो ये वैल्यू तो नेगेटिव नहीं आई। आप तो सोच रहे थे कि सर डेसिमल पार्ट तो 0.3, तो 0.3 आना चाहिए था, ये क्या निकाल दिया इन्होंने, ये तो 0.7 निकाल दिया। क्यों? क्योंकि डिफाइन कैसे होता है फ्रैक्शनल पार्ट, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे करके डिफाइन होता है, इस वजह से यहां से निकला। अब से आपको क्या सोचना है, अब से आपको क्या सोचना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू डेसिमल पार्ट, ठीक है, अगर आपका x पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 माइनस डेसिमल पार्ट अगर आपका x नेगेटिव है, 1 माइनस के उसका डेसिमल पार्ट था तो 0.3, -0.3 नहीं 0.3, उसका डेसिमल पार्ट 0.3 था, 1 में से अगर आप 0.3 को घटाते तो देखो 0.7 ही निकलता, 0.7 निकलता। ऐसे आपको डायरेक्टली सोच लेना है आपसे कि अच्छा इसका मतलब अगर मेरे पास 0.2 आया, माइनस में 0.2 आया, ठीक है, तो 1 माइनस डेसिमल पार्ट कितना है 0.2, कितना आंसर आएगा 0.8 आएगा क्या? बिल्कुल 0.8 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा उसका 0.8। आपका बहुत दिल चाह रहा है कि नहीं सर इसे हम करके देखेंगे, तो आपको पता है x कितना है -0.2, माइनस साइन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.2, ठीक है, ये -0.2 अपनी जगह है, माइनस में ये निकलेगा -1, कितना निकल कर आ जाएगा 0.8। आप डेफिनेशन चले जाओ, नहीं तो आप 1 माइनस डेसिमल पार्ट कर लो। अगर माइनस में 3.5 लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं फ्रैक्शनल पार्ट में, तो आपको पता है 1 माइनस 0.5 होगा इसका आंसर, 1 माइनस 0.5 कितना आएगा 0.5, 0.5 वाले में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अगर आपके पास माइनस में 3.7 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 1 माइनस 0.7 निकलेगा, कितना निकलेगा 0.3, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर, क्योंकि मैंने डेफिनेशन ही उसकी ऐसी होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इतनी बात में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहां से आप क्या लिख सकते हो कि x कोई भी बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के। ये बात कहां से आई? अरे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को इधर ले गया मैं, और आपको पता है कोई भी नंबर उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है, प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा मैं आपको बात समझाता हूं। अगर आपके पास लिखा हुआ है 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट, 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट, अच्छा तो आपको पता है वो निकल कर आएगा 0.414। अगर कोई आपसे कह दे कि पाई माइनस वाई का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो पाई की वैल्यू आप 3.14 नहीं लिखोगे, पाई की वैल्यू ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो सर फ्रैक्शनल पार्ट क्या निकालेंगे? आप ध्यान से समझना नंबर लाइन पर, ये आता है 3, ये आता है 4, यहां आता है पाई, ठीक है, इतना पार्ट है इसका फ्रैक्शन का पार्ट, 3 के आगे जितना है उतना है ना फ्रैक्शन का पार्ट। तो भाई फ्रैक्शन का पार्ट आप देखो कहां से निकाल के लाते हो, अभी एग्जांपल दिखाता हूं। ये 3.14 था तो 0.14 3 के आगे जितना था वो था फ्रैक्शन पार्ट, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आएगा वो आएगा पाई माइनस 3, कि इस पाई में से अगर मैं 3 तक घटा दूं तो ये जो पार्ट रह जाएगा ये कौन सा पार्ट होगा? फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो ये आपको लिखना आना चाहिए कि क्योंकि इसकी वैल्यू आपको एग्जैक्टली तो पता नहीं है और ये आप यूज नहीं करोगे,
ये IIT आपको इतनी गंदी तरह गिराएगा अगर आपने ये यूज कर दिया, वो 0.14 भी पकड़ा देंगे आंसर में, ये सब भी पकड़ा सकते हैं आंसर में। अगर कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई 0.14 नहीं होगा, हम आपको सर हम 3 डेसिमल प्लेस निकाल देंगे 0.1415 ऐसे होता है ना उसका 0.141, ये सब नहीं। पाई -3 क्यों लिखा? आपको पता है पाई में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो इतना पार्ट रह जाएगा, और यही पार्ट क्या है आपका? फ्रैक्शन का पार्ट है ना भाई, 3 के आगे जितना पार्ट लगता है वही तो फ्रैक्शन का पार्ट होता है। तो कितना आंसर निकालोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई का? पाई -3। ऐसे सारे इरेशनल नंबर का आप ये हरकत करोगे। अंडर रूट में 2 का क्या आंसर निकालोगे? अंडर रूट 2 -1। क्यों? रूट 2 कहां लाई करता है? देखो ये आया 1, ये आया 2 और ये आया रूट 2। ठीक है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है यही तो डेसिमल वाला पार्ट है ना, फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो रूट 2 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो वही डेसिमल पार्ट रह जाएगा। अगर किसी ने आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 पूछ लिया तो आप उसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 -2 लिखोगे कि नहीं? ये आता है 2, ये आता है 3, यहां पर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 5। इतना पार्ट होता है फ्रैक्शन का पार्ट, जो डेसिमल वाला पार्ट होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो ये पार्ट तो रह जाएगा मेरे पास, ये पार्ट रह जाएगा। देख लो आराम से। ये सब बातें आई कहां से? यहीं से तो आई हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट को आप क्या लिख रहे हो? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो x माइनस ग्रेट, ये x था, x माइनस ग्रेटेस्ट, पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 3, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सब वहां से निकला है, वहां से। ठीक है, इनका लिखना सिखाया है, ये सबसे बड़ी गलती है उसमें, पाई वाली। 0.14 लिखाते हो आप, 0.14 नहीं है वो। आप इसको लिखोगे वैसे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x से। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अब आपको पता है कि डेसिमल का पार्ट आपने एग्जांपल्स में देख लिया कि अगर अंदर इंटीजर चला गया तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 निकलेगा। ऐसा था क्या? हाँ देखो, निकालो भाई 3 का फ्रैक्शनल पार्ट। आपको पता है कोई फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं, कितना आएगा? 0। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 3 से जरा सी बड़ी 3.1 हुई तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0.2, 0.3। आपको सर 3.99 तक चला दिया हमने तो कितना होगा? 0.99। और अगर मैं 4 तक ले गया तो जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता जा रहा था 3 की, कि 3.1 होता तो 0.1 हो जाता, 3.2 होता तो 0.2 हो जाता, 3.3 होता, 3.9 होता तो 0.9 हो जाता। इसका मतलब 3 के आगे देख रहे हैं, तो अगर 4 हो गया है तो 1 बढ़ा दिया, 3 में 1 बढ़ा दिया, तो क्या इसका फ्रैक्शन पार्ट 1 निकल आएगा? नहीं है, तो फिर इंटीजर बन गया, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा? 0। अरे ऐसे नहीं समझोगे। 3 = 0, 0.1, 0.2, 0.9, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 वो 0। कि 3.9 में तो डेसिमल पार्ट है 0.9 का, लेकिन 4 में कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि 0.1, 0.2 बढ़ाते आ रहे हैं तो अब 3 से कितना बढ़कर आ गया? यहां पर 1 बढ़कर आ गया भाई। 3 पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 था और 4 कितना ज्यादा है? 3 से 1 ज्यादा है। और आपने देखा है कि 3 और 4 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ ही रहा था, तो 4 पे जाके क्या वो 1 बन जाएगा? तो नहीं, 4 पे 1 क्यों बन जाएगा? 4 पे फ्रैक्शनल पार्ट अलग इंटीजर की तरह काम करेगा कि इंटीजर पे लगा हुआ है, कितना आंसर देगा? 0। समझाना क्या चाह रहा हूं मैं कि आपको इस पैटर्न से क्या लगेगा कि जैसे जैसे मैं 3 की वैल्यू जरा जरा सी बढ़ा रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर जरा जरा सा बढ़ बढ़कर आ रहा है। अब वो आपने 3.9 तक बढ़ा लिया, आपका 0.9 निकला, फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ रहा था अभी तक। अब आपने 3.9 की जगह अगर 4 लिख दिया तो ओरिजिनल वैल्यू थी 3, उसमें जब आप जरा जरा सा बढ़ा रहे थे तो फ्रैक्शनल पार्ट भी उतना उतना बढ़ रहा था। अब आप कितना बढ़ा चुके हो? जरा जरा सा करके 1 बढ़ा चुके हो। तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट 0 से लेकर 1 हो जाएगा क्या यहां पर? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट इस इंटीजर को देखेगा और देखेगा इसमें कितना फ्रैक्शनल पार्ट है, तो वो कितना है? 0 है। ऐसा नहीं है कि वो जरा जरा सा बढ़ाने की वजह से बढ़ रहा था, वो फ्रैक्शनल पार्ट हर एक अंदर वाले नंबर को चेक कर रहा था कि अच्छा तुम में कितना है फ्रैक्शन? 0.2, तुमने 0.2 लिख दिया। तुम में कितना है? 0.9, तुमने 0.9 लिख दिया। ऐसा नहीं है कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, हर एक को अलग अलग चेक करता है वो। ठीक है, इतनी बातें मुझे लगता है आपको तकलीफ नहीं होगी। मैं अब आपको ग्राफ बनाने के लिए देखना x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x वेरिएबल है
वेरिएबल में x की वैल्यू मैंने ले लिया आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अगर मैं 0 से 1 के बीच में लूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू लिख रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये। इसमें सर x की वैल्यू क्या लेंगे, x अपने आप में अगर 0 से 1 के बीच में चल रहा है, अगर कोई भी चीज एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं ले रही है तो वेरिएबल है, तो x को तो x ही लिखा रहने देंगे। x माइनस में अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में चल रही है, इसी इंटरवल में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि इसी इंटरवल पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करोगे, वो वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में चल रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, कितना आंसर लेगा 0, मतलब कि सिर्फ आया x। ठीक है, अगर x की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर 2 के बीच में है तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कितना आएगा, x तो 1 से 2 के बीच में चल रहा है, वेरिएबल है, x तो मैंने x ही लिख दिया। माइनस में आपको लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आपको पता है अगर x 1 से 2 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर 1 निकालेगा, -1। अगर x की वैल्यू आपके पास 2 से लेकर 3 के बीच में है तो ये आएगा x -2। अगर x की वैल्यू आपके पास 3 से लेकर 4 के बीच में है तो ये आएगा x -3। देख लो, अगर x 3 से 4 के बीच में है तो x तो वेरिएबल है, x की जगह x। 3 से 4 के बीच पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो आंसर कितना निकलेगा, 3। ऐसे ही अगर x की वैल्यू आपके पास -1 से 0 के बीच में है तो ये कितना निकलेगा, x +1। ये कैसे निकला सर, देखो भाई, x तो चल रहा है -1 से 0, x तो है वेरिएबल, x तो वेरिएबल है तो x की जगह पर x लिख दिया। ये किसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम, अरे फ्रैक्शनल पार्ट की, वो होती है ना वैल्यू। माइनस में आपको लिखना था सर ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपने तो प्लस का 1 लिख दिया। मुझे बताओ जब इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा, जब x -1 0 जा रहा है तो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ कितना आंसर निकालेगा, -1। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर है -1, माइनस के बार वहां -1 लगा हुआ है तो प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही आपका जब x जो है -2 से -1 रहेगा तो इसकी वैल्यू x +2 आ जाएगी। वैल्यूज देख लो कैसे निकाली, उस पर आराम से ध्यान देना, आराम से ध्यान। कैसे वैल्यूज निकाल के लाए, ये x की वैल्यू थी, ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज थी। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू वो होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो जब x 0 से 1 है तो x हो गया, x जब 1 से 2 के बीच में तो x -1 हो गया। इसी तर्ज पे बनाना पड़ता है इसका ग्राफ। क्या कंडीशन होगी ग्राफ के लिए, कहां कहां वैल्यू निकालनी है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। हाँ भाई, पहली कंडीशन क्या थी कि x जब आपका 0 से 1 के बीच में था तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू उस टाइम पर x थी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका फंक्शन था, मतलब y = x था। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही तो आपका fx था, और जो fx होता है वही क्या होता है, y होता है। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आपका y था। तो y = x की लाइन आएगी 0 से 1 के बीच में, 1 पे ओपन इंटरवल है, y = x की लाइन बना रहा हूं भाई 45 डिग्री पे ये लाइन। ठीक है, उसके बाद x जब आपका 1 से लेकर 2 के बीच में है तो y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका निकल कर आया x -1। कैसे निकला, ये भी निकाला पीछे कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, और जब x की वैल्यू यहां से यहां लाई कर रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आंसर देगा। इसका मतलब x की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में है, 1 क्लोज और 2 ओपन, तो y = x -1 की लाइन बनेगी। अब आप सोचना आराम से, y = x की लाइन तो ये जा रही है, x -1 की लाइन एक नीचे से जाएगी, यहां 1 से पास होती हुई। अगर वो 1 से पास होती हुई लाइन जाएगी, आपको कहां से कहां चाहिए, 1 से 2 के बीच में ही चाहिए। देखो ऐसे बनेगा, ऐसी फिर यहां पर x -2 की लाइन आएगी, x -2 की लाइन y = x, ये x -2 दो नीचे से जाएगा यहां से पास, कहां से कहां के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में x -3 की लाइन आएगी। यहां पर आपकी x +1 की लाइन आएगी। देखो y = x ऐसे, और -1 से 0 में x +1 था, एक ऊपर चला गया x +1 की लाइन, लेकिन वो सिर्फ कहां से कहां के बीच में बनेगी, यहां सब जगह क्लोज है। ठीक है, ये ऊपर से ऊपर की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये 1 क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है, देखो मान लो अभी 0 पढ़ते, अगर x की वैल्यू 0 थी तो मुझे बताओ फ्रैक्शनल पार्ट x, तो
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब वो भी 0 आएगा। भाई इंटीजर बैठा है ना यहाँ पर, इंटीजर, तो इंटीजर जाता है अंदर तो आंसर 0 निकलता है। अब आपने x की वैल्यू बढ़ाना शुरू करी, 0.1 हो गई। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0.1 गया, उसने 0.1 आंसर दे दिया, 0.2 गया तो 0.2 दे दिया, 0.3 पे 0.3, 0.4, 0.5, 0.9 तक पहुंच गए, 0.99 पहुंच गए, 0.99 एकदम 0.99999 जितने भी लगा लो, 1 से जस्ट पहले पहले तक जो आपने इनपुट दिया वो आउटपुट निकलता आया। क्योंकि 1 से पहले तक सारे नंबर कैसे थे, 0 से 1 के बीच वाले डेसिमल नंबर थे, और डेसिमल नंबर ही आपके आंसर निकल कर आते हैं फ्रैक्शन पार्ट के। वो जैसा इनपुट गया वैसा आउटपुट निकल कर आया, जैसा y = x में होता है। लेकिन जब आप 1 पे गए तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आ गया 1, और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर 1 आ गया, आप सोचो अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो यहां 1 का फ्रैक्शनल पार्ट देखना है। अच्छा 1 तो इंटीजर है, इंटीजर में तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। फ्रैक्शन पार्ट आपका ग्राफ किसका है, आपका y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का है, मतलब कि y की वैल्यू 0 हो गई। और y की वैल्यू 0 कहां मिलती है आपको, x एक्सिस पे। तो अभी तो वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 पहुंची तो आपको 0 मिल गई, y की वैल्यू ये मिल गई 0, ये वाला पॉइंट। फिर आपने वैल्यू बढ़ाना शुरू करी। अच्छा फिर अगर वैल्यू बढ़ाना शुरू करी तो आपको पता है 1.1 पे 0.1 निकलेगा, 1.2 पे 0.2 निकलेगा, तो जैसा ये ऊपर बढ़ा था वैसे ये ऊपर बढ़ने लगेगा। फिर आपको पता है जब आप 2 तक पहुंचोगे x पे, तो 2 पे ऐसा थोड़ी है कि 1 आंसर पकड़ा देगा वो। जैसे ही x की वैल्यू 2 पड़ी, फ्रैक्शनल पार्ट को देख गया कि मेरे अंदर जो बैठा है उसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, इसका मतलब उसका डेसिमल पार्ट 0 है, तो उसने वापस y की वैल्यू कितनी कर दी, 0 कर दी। फिर आपने 2 पे से 3 तक वैल्यू लेके गए, फिर वो वैल्यू बढ़ाता रहा आपने, फिर वो वैल्यू बढ़ाता रहा, यहां कूद गया, यहां कूद गया। तो 1 कभी उसकी वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि 1 फ्रैक्शन नहीं होता, आपका फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है वो 1 तो फ्रैक्शन होता नहीं है। तो 0 से 1 की जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो रहती है। अगर कोई आपसे डोमेन पूछ ले तो आपको पता है दुनिया जहां के कोई भी नंबर हो उसे आप फ्रैक्शनल पार्ट में पुट करो, वो उसका फ्रैक्शन निकाल के देगा, डेसिमल पार्ट। डोमेन क्या हो गया, r। लेकिन अगर कोई आपसे रेंज पूछ ले फंक्शन की, तो आपको पता है नीचे से नीचे 0 ले रहा है, ऊपर से ऊपर 1 नहीं ले रहा है, 1 के जस्ट पहले पहले तक, नीचे से ऊपर। आपको सर नेगेटिव भी तो हो रहे हैं नंबर, अरे x हो रहा है नेगेटिव, ये x होता है इधर नेगेटिव। आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो रेंज होती है वो फंक्शन की वैल्यू होती है, और फंक्शन होता है y के बराबर। y की वैल्यू देखनी है, और y की वैल्यू देखते हैं नीचे से ऊपर, नीचे से नीचे y की वैल्यू x एक्सिस को टच कर रही है, मतलब 0 ही। ऊपर से ऊपर 1 तक जस्ट रुक जा रही है जाकर, 1 को इंक्लूड नहीं कर रही, 1 से पहले पहले की सारी वैल्यूज ले रही हो। आपको पता है कि कहीं भी मैं डेसिमल कहीं के भी उठाऊं, मैं 2 से 3 के बीच के डेसिमल उठाऊं तो भी वो 0 से 1 के बीच में तो लाई करते हैं। बट 2 से 3 के बीच में डेसिमल क्या होंगे, 2.1, 2.2, 2.3, डेसिमल कितना है इसमें, 0.1, 0.2, 0.3 है, तो 0 से 1 का बीच का नंबर ही। और ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको डेसिमल दिखाता है। अगर ये डेसिमल दिखाता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 में ही रहनी है, वो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 में आएगी, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। देखना भाई बाद में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आराम से ग्राफ को देखने के बाद हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। पहली प्रॉपर्टी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 0 से 1 के बीच में लगेगा। दिस इंप्लाइज कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलवेज। पॉजिटिव होता है हमेशा। ये बात तो छूटी गई थी आपके दिमाग, नहीं मुझसे नहीं छूटी थी, मुझे तो पता है यहां पता नहीं है, आपके तो पास से छूटी गई थी कि अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा ऊपर रह रहा है, इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑलवेज। ठीक है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। आप एक्स का कोई भी रियल नंबर डालो, ये हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर देगा आपको। पॉजिटिव कौन सा वाला, नॉन नेगेटिव वाला। दूसरा पॉइंट कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 आ रही है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ने 0 आंसर निकाला, इसका मतलब फ्रैक्शनल टर्म आ नहीं रहा, डेसिमल आ नहीं रहा। डेसिमल नहीं आ रहा, डेसिमल किन नंबर्स का नहीं आता, जो नंबर इंटीजर होते हैं। इसका मतलब जरूर ये जो एक्स बैठा था वो क्या रहा होगा, आपका इंटीजर रहा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इसकी वैल्यू 0 आई है तो आप देख लो
क्या पॉइंट था कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0। आपको तो एक ग्राफ ना ऐसे रफ में तेजी से बनाना आना चाहिए, टेढ़ा, कि x जब जब इंटीजर है, ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x इंटीजर कहां पर है, 1 पर है, उस जगह पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब y की वैल्यू, देखो 0 हो रही है, x एक्सिस y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 है मतलब x जो इंटीजर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब y की वैल्यू 0 है, देख लो आराम से, x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या बात हुई, ये वो इंप्लाई करता है, हाँ ये वही इंप्लाई करता है। ये कैसे आपने ये कैसे लिख दिया, यहां से क्या सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं किया मैंने, ये हुई एनालिसिस कि दुनिया के सारे नंबर्स के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहता है। इन्होंने लिख दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है, ग्रेटर देन है सिर्फ, 0 नहीं है। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है तो इसका मतलब आपका x जो है वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 0 हो जाता तो x इंटीजर हो जाता है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब x इंटीजर नहीं आ रहा, और अगर x इंटीजर नहीं है तो x क्या है, x बिलोंग्स टू r माइनस i, r माइनस i। अच्छा, r माइनस i है, आराम से देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि भाई दुनिया जहां के हर नंबर के लिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। अगर वो ग्रेटर देन 0 लिख दिया है, इसका मतलब जरूर वो 0 नहीं रहा होगा, तभी सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है। अगर वो 0 नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका मतलब x इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर होता तो 0 हो जाता। अगर x इंटीजर नहीं है तो x है क्या, r माइनस i। काम की बात है, आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी में। r माइनस i, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर आपके पास x प्लस n जाता है, जहां पर आपका n इंटीजर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाले इंटीजर को खा जाता है। सर बाहर रखता था, बाहर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर रखता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या करेगा, खा जाएगा। क्यों खा जाएगा वो, देखना, मान लो x आपका जो है वो 3.7 है और n जो है वो आपका 5 है, ठीक है। देखना भाई, x आपका 3.7 है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकाल दूं तो वो कितना निकल कर आएगा, 0.7 निकल कर आएगा। आपको पता है 3.7 का 0.7। अगर आपने उसमें कोई इंटीजर ऐड कर दिया तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो उसकी प्लेस थी वो नहीं बदली, कि वो 3 और 4 के बीच में पहले यहां पर था, अब वो 5 आगे बढ़ गया और 8 और 9 के बीच में यहां पर आ गया आपके पास 8.7 बनके आ गया बनके। अगर आप इस पे फ्रैक्शनल पार्ट लगाओगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.7, तो वो भी कितना निकल कर आएगा, 0.7 निकल कर आएगा। तो आप इंटीजर ऐड करे बिना निकाल दो या इंटीजर ऐड करके निकाल दो, एक ही बात है। तो अगर इंटीजर अंदर ऐड हो रहा है तो आपको पता है उससे फ्रैक्शनल पार्ट के आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर क्या करता है, पहले दो इंटीजर के बीच में किसी प्लेस पे था, आपने इंटीजर ऐड किया, वो किन्हीं दूसरे इंटीजर के बीच में उसी प्लेस पे ले गया। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट था, डेसिमल पार्ट था, वो दोनों में क्या रहा, सेम रहा। इंटीजर बढ़ाने से डेसिमल पार्ट पे असर तो पड़ता नहीं, वो सेम रहा। जैसे ही आपको पता चल गया वो सेम रहा, तो आपकी प्रॉपर्टी आप समझ चुके हो कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट उस इंटीजर को खा जाएगा, छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। x प्लस एन इज इक्वल टू, आपको पता है इसको आप लिख सकते हो x प्लस एन माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस एन, ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल भाई, कोई भी नंबर मान लो t है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t है अगर ये, तो उसे आप क्या लिख सकते हो, t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर t लिख सकते हो कि नहीं, भाई लिखा है t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t। मैं दिखा रहा हूं इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है, ये आपका x प्लस एन पड़ा हुआ है माइनस साइन के साथ, अरे ये नहीं कुछ नहीं लगा सकते इसमें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपका इंटीजर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ने इंटीजर को बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन। आपको पता है ये n और ये n कट जाएंगे, माइनस साइन पे आपका रह जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो किसके बराबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ गई, अगर आप एग्जाम्पल से नहीं भी देखना चाहो।
कौन सी प्रॉपर्टी हो गई थी? चौथी। अरे 5वीं प्रॉपर्टी सुनना भाई। 5वीं प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x आ जाए तो आंसर आएगा या तो 0 या 1। इंटीजर x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ऐसा होता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छा क्यों इंटीजर पे ऐसा क्यों? आपको पता है अगर x इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर बैठा है, वो भी इंटीजर बैठा है भाई, अगर 5 आया x की वैल्यू 5 आ गई तो ये 5 है वो -5 है, माइनस मल्टीप्लाई करने से इंटीजर ये थोड़ी कि वो बन जाएगा इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता है ये जो x था अगर ये 5 है तो -5 है, दोनों का ही फ्रैक्शनल पार्ट दोनों ही इंटीजर का कितना आएगा? 0 आएगा। 0 और 0 को ऐड करोगे 0 निकल आएगा। अब अगर x आपका इंटीजर नहीं है, x अगर आपका इंटीजर नहीं है भाई, इसको क्या लिखूं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस साइन के साथ माइनस x के साथ माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ये तो लिखना है आपका x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, ये तो आपको पता है x से x कट गया है -x। हाँ ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस कॉमन निकालने आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x व्हेन आपका x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। देख लो आराम से। ये क्या कर रहे हो सर? अरे इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आपने लिख दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस साइन के बाद फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर -x आया है। -x मान लो कोई t है तो आपने t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t लिख दिया। ठीक है, उसमें से ये -x था, ये +x तक कट गए, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस बाहर निकाल लिया, आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आ गया। ये प्रॉपर्टी है आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की कि जब x इंटीजर नहीं होता तो ये कितना आंसर निकालता है आपका -1। तो माइनस साइन के साथ -1 कितना आगे निकल के 1। ये -1 ही तो निकालता है। प्रॉपर्टी पढ़ाई ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसका आंसर कितना आता है? -1 जब x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी। छठी प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बेसिक सी बात है। हाँ भाई, मैं इसको देख रहा हूं। अरे इसको ठीक है, इसको देखा मैंने, इसको देखा आपने तो आपके पास ये रह गया। अब ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है बाहर वाला, उसके अंदर जो टर्म बैठा है वो खुद एक फ्रैक्शन है। और आपको पता है फ्रैक्शनल वैल्यूज को एज इट 0.7 आ जाए मान लो फ्रैक्शनल पार्ट में, तो उसे वो एज इट इज बाहर रख देता है। 0.7 एज इट इज बाहर रख देता है। आपको पता है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसके अंदर जो आया है वो फ्रैक्शन आया तो उसका एज इट इज बाहर रख देगा। इसका आंसर निकल कर आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ऐसा आएगा क्या? x नहीं आएगा, नहीं x नहीं है डेसिमल, x डेसिमल नहीं है। डेसिमल तो ये है, x थोड़ी डेसिमल है, x तो कुछ और है। ये तो लेकिन हर हाल में आंसर आपको 0 से 1 के बीच में देगा, 0 से 1 के बीच में। ये तो डेसिमल है आपका। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई डेसिमल नंबर चला गया 0 से 1 के बीच वाला, तो आपको पता है मान लो उसके अंदर 0.4 गया, इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये आंसर आया 0.4, तो वो 0.4 को 0.4 ही तो बाहर रख देगा, एज इट इज वही रख दिया है। फिर आपको पता है फिर मैं वो बाहर वाला लूंगा, फिर वो उसको ऐसे ही बाहर रख देगा, फिर वो उसको ऐसे ही बाहर रख देगा। मतलब कितने भी फ्रैक्शनल पार्ट एक के बाद एक लगा लो, उसका सबका काम एक ही फ्रैक्शनल पार्ट कर देता है, एक ही फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, 7वां, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x चला गया है आपका, आंसर 0 आएगा। आपको पता है बच्चों का खेल कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर जाने का मतलब ये है कि कुछ भी x की वैल्यू रखते रहो, ये तो हमेशा इंटीजर आंसर निकालेगा। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर इंटीजर बैठ गया, उसने 0 दे दिया आंसर। इसी में एक बात आती है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट बैठा दूं मैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट बैठा है,
आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में। अभी देखा ना इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसी वैल्यू बैठी है जो 0 से 1 के बीच का आंसर देती है। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही ये लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, कितना आंसर देगा आपको, 0। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। कि फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो तो फ्रैक्शनल पार्ट एक ही बार काम करना है, ठीक है। ये आपका जो है ये 0 निकलेगा, ये भी 0 निकलेगा। ये इंटीजर बैठ गया है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, आंसर 0 आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसी वैल्यू बैठ गई है जो 0 से 1 में लाई करती है, 0 आंसर देगी, ठीक है। इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल को बिठा दो तो 0 है, फ्रैक्शनल के अंदर इंटीजर को बिठा दो तो 0 है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे उम्मीद है। आओ भाई क्वेश्चन देखें छोटा सा। डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका डोमेन बताना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 लिख देता हूं, एक ये है, दूसरा ये है डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू लॉग के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। आपको पता है डोमेन में x तो पॉलिनोमियल होता है, सिर्फ x जो होता है वो तो पॉलिनोमियल है, इसकी कोई तकलीफ नहीं है। सारी तकलीफ इस बात की है स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर की। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है तो जो अंदर बैठा हुआ वो ग्रेटर देन 0 रहता है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। प्रॉपर्टी कहती है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन कहती है फ्रैक्शनल पार्ट, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ गया, ये आपसे पूछ रहे हैं x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 आ गया। आपने कहा x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही आता है सिवाय उन वैल्यू के जिसपे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये पूछ रहे हैं x की वो वैल्यू जिसपे सिर्फ ये ग्रेटर देन 0 रहे। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या नहीं रहा होगा, वो 0 नहीं रहा होगा। इसकी यही एनालिसिस है, इसे आप ओपन नहीं कर सकते, इसकी यही एनालिसिस है। x की वो वैल्यू जिसके लिए ग्रेटर देन 0, अच्छा सारी वैल्यू के लिए तो ग्रेटर देन 0 ही होता है, सिवाय उन वैल्यू के जिन पे वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो 0 वाली वैल्यू हटा देनी है, मतलब बाकी तो कोई भी वैल्यू लूंगा तो पॉजिटिव ही देता है। 0 वाली वैल्यू हटा दिया। हर एक फंक्शन के अंदर ग्रेटर देन 0 का ये मतलब नहीं होता। आपको पता है मॉड्यूलस वगैरह में भी यही मतलब होता है, लेकिन इसमें ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब आपका x जो है वो क्या नहीं रहा होगा, इंटीजर नहीं रहा होगा। तो x क्या रहा होगा आपका, r माइनस आई। इसका मतलब x की वैल्यू डोमेन होती है, आपका डोमेन r माइनस आई हो गया। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हुआ है। एक ही तकलीफ है लॉग की। लॉग ने कहा भैया हमारे अंदर जो बैठा है उसे ग्रेटर देन 0 रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन। आपको पता चल गया फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या नहीं रहा होगा, 0 नहीं रहा होगा, क्योंकि ग्रेटर देन तो हर जगह ही रहता है, वो सिर्फ 0 और होता है। तो इसका मतलब 0 नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। अगर वो 0 नहीं है तो x बिलोंग्स टू x इंटीजर को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब x बिलोंग करता है किसको, r माइनस आई। इतनी बात में मुझे उम्मीद है कि आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन हुआ डोमेन वाला। मैं इक्वेशन सॉल्व करवाता हूँ। सॉल्व फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ठीक है। आपको पता है प्रॉपर्टी कहती है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाएगा इज इक्वल टू 2, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 में अगर इंटीजर ऐड हो रहा है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाएगा। अब अगर 2 बार फ्रैक्शनल पार्ट ऐड हो गया तो आपको पता है 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 आंसर दे दे। पर आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये 1 के बराबर तो नहीं हो सकता x की किसी वैल्यू के लिए। तो x बिलोंग्स टू 5। ये पूछ रहे हैं x की वो वैल्यू, सॉल्व का मतलब x की वैल्यू बताओ, x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 हो जाए। आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 कहां होता है, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इसका मतलब x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो x किसको बिलोंग करेगा, 5 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट में साइन x इज इक्वल टू 2।
अब ये दो फ्रैक्शनल पार्ट का सम आ गया, ये वाली वैल्यू आपकी 1 से छोटी प्लस में ये वाली वैल्यू भी 1 से छोटी, अगर दोनों का सम करूंगा 2 से छोटी वैल्यू आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी जाए, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा कितना है, वो तो डेसिमल निकालेगा। साइन की आप कोई वैल्यू पुट करते रहो, वो तो डेसिमल में निकालेगा आंसर। आपको सर साइन की वैल्यू -1 से 1 इस वजह से हो रहा है क्या? नहीं, इस वजह से बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं e की पावर x पुट कर देता वहां पर, तो भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना आंसर निकालता, वो तो 1 से छोटे निकालता ना, डेसिमल पार्ट उठाता बस 1 से छोटा आंसर निकालता। यहां का फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या निकाल रहा है, 1 से छोटा आंसर। दोनों फ्रैक्शनल पार्ट अगर 1 से छोटे आंसर निकाल रहे हैं, दोनों 1 से छोटे आंसर को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 2 से छोटा हो जाएगा आंसर। ये पूछ रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए 2 हो रहा है, आपको किसी वैल्यू के लिए 2 नहीं हो रहा, और अगर किसी वैल्यू के लिए 2 नहीं हो रहा तो आपको पता है x बिलोंग्स टू 5। यहां पर भी इतनी बात में तकलीफ नहीं। एक और क्वेश्चन लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मैंने बेसिक बात लिखवाई थी आपको तीसरे लेक्चर में, शायद दूसरे तीसरे लेक्चर में, कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर का सम ऑफ इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव numbers is equal to 0, this implies both are 0, दोनों 0 हैं। अच्छा, if sum of two positive numbers is equal to 0 तो दोनों 0 होने हैं। अच्छा, तो दो पॉजिटिव नंबर, क्या ये पॉजिटिव नंबर होता है कि हाँ, आपको पता है कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है, चाहे आप x पुट कर लो चाहे आप साइन x पुट कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ भी पुट कर लो आप। आंसर कौन निकालेगा? साइन कुछ ना कुछ वैल्यू ही तो देगा, साइन अपनी रेंज की वैल्यू देगा, साइन -1 से 1 में लाई करता है, वो वैल्यूज फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जाएंगी। फ्रैक्शनल पार्ट आंसर कितना निकालेगा? वो तो 0 से बड़ा ही आंसर निकालेगा हमेशा। साइन x क्या करेगा भाई, अभी आप x का इनपुट दे रहे थे, यहां पर आपका फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इनपुट किसका चला गया? साइन x का। कि आपकी साइन x की वैल्यूज निकलती आएंगी, लेकिन जो भी वैल्यू निकलेंगी उनके पे फ्रैक्शनल पार्ट लगेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कैसा आंसर निकालेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये दो पॉजिटिव का सम अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 है, एंड साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x भी 0 है। दोनों को 0 होना जरूरी है। अगर ये 0 हुआ और ये 0 नहीं हुआ तो सम 0 नहीं आएगा उनका। दो चीजें 0 कब आती हैं? ये पॉजिटिव में 2 आ जाए, वो माइनस का 2 आ जाए, तब 0 आएगा, लेकिन वो माइनस आ ही नहीं सकता क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कहां पर होता है? आपका x बिलोंग करे इंटीजर को। इंटीजर का मतलब x की वैल्यू आपके पास 0 1 2 -1 -2 ऐसे हो जाए। ये तो प्रॉपर्टी में लिखा है हमने। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x 0 कब होगा? जब आपका साइन x जो है वो इंटीजर हो जाए। अरे ये क्या बात लिख दी सर आपने? फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो बैठा हुआ है वो क्या हो जाए? वो इंटीजर बन जाए। फ्रैक्शनल पार्ट जब इंटीजर खाएगा तभी आंसर कितना निकालेगा? 0 निकालेगा। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कौन बैठा है? साइन x। इसका मतलब साइन x की वैल्यू जब जब इंटीजर आएगी तब तक फ्रैक्शनल पार्ट आंसर 0 निकालेगा। अगर साइन x की वैल्यू 1/2 आ गई, कि मान लो x की वैल्यू π/6 है, तो साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। 1/2 पे फ्रैक्शनल पार्ट आंसर 0 नहीं निकालेगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1/2 गया है तो फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 ही निकाल देगा बाहर, क्योंकि 0.5 का 0.5 निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो इंटीजर है, अंदर वाला फंक्शन इंटीजर है। यहां पे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 था, तो जो अंदर वाला था वो अंदर x था, अंदर वाला कैसा है? इंटीजर है। तो साइन x अगर इंटीजर है तो आपको पता है साइन x की तो 3 ही वैल्यू हो सकती है, 0 -1 और 1। इसका मतलब x की वैल्यू तो सारे इंटीजर हो गए, और साइन x की वैल्यू में या तो 0 होगा, या साइन x की वैल्यू आपका 1 होगी, या साइन x की वैल्यू आपके पास आपको तो x निकालना है ना। यहां से आपका x जो है वो 0 π 2π ऐसे चल रहा है। यहां पे x जो है आपका वो π/2 5π/2 9π/2 ऐसा चल रहा है। यहां पर जो x है आपका वो 3π/2 -π/2, ठीक है, और 7π/2 ऐसे चल रहा है, ठीक है। और साइन x या तो 0 है या 1 है या -1 है। अब आपको इन दोनों में लेना इंटरसेक्शन, कि जो इधर से आंसर निकला था और जो उधर से आंसर निकला था। उधर से इतनी सारी वैल्यूज निकली थी, इधर से सारे इंटीजर निकले थे। आप मुझे बताओ, जब साइन x 0 है तो x की एक वैल्यू 0 है, वो तो इंटीजर हो गया, लेकिन जो x की वैल्यू पाई है ये तो इंटीजर नहीं होता, ये 2π है 3π है, nπ आएगा इसका आंसर। 5π 6π 7π उनमें से कोई भी इंटीजर नहीं है।
यहां पे देखो π/2, 5π/2, 9, कोई भी इंटीजर नहीं है, यहां पे भी कोई भी इंटीजर नहीं है। आपको ये वाली बात पता चल गई कि इसके अंदर ये सारी वैल्यूज इंटीजर को बिलोंग नहीं करती, ये सारी वैल्यूज इंटीजर को बिलोंग नहीं करती, यहां से सारी वैल्यूज इंटीजर को बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब ये कह रहा था कि हमारे अंदर एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 0, 1, 2, -1, -2 ऐसे चलती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ गई, वो सारी वैल्यूज आई थी। आपने इंटरसेक्शन लिया, आपको कॉमन वैल्यू नहीं थी, सिर्फ एक वैल्यू आई निकल के x = 0। x की वैल्यू 0 अगर आप पुट करोगे तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वरना वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू को पाई पुट कर दिया तो साइन तो 0 बन जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x तो 0 आ गया। लेकिन ये आपका ये वाला पार्ट, ये जो x था, अगर आपने x की वैल्यू को मान लो π/2 पुट किया, x की वैल्यू को π/2 पुट किया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये तो 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, x की वैल्यू π/2 रखते ही साइन x की वैल्यू 1, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर गया इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ने आंसर निकाल दिया 0। लेकिन π/2 जब यहां रखूंगा तो आंसर कितना निकल कर आएगा आपके पास, π/2 -1। ये कैसे हुआ, देखो ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है π/2। इतना है फ्रैक्शन का पार्ट, इतना है फ्रैक्शन का पार्ट। इस फ्रैक्शन के पार्ट को अगर मैंने लिखना है तो π/2 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तभी तो ये पार्ट आएगा, तो इसका आंसर आएगा π/2 -1, इसका आंसर आएगा 0। आपको इन दोनों का सम कितना चाहिए था, आपको इसकी वो वैल्यू चाहिए थी कि इन दोनों का सम 0 आ जाए, अभी तो 0 नहीं आ रहा कहीं से भी, π/2 -1 आ रहा है। तो इसका मतलब कि इधर तो x की वैल्यू इंटीजर होनी है, इसका अगर इंटरसेक्शन उधर के साथ लेना है, मतलब उधर आपको इंटीजर ढूंढने हैं और उधर x की वैल्यू में सिर्फ एक ही इंटीजर है, वो कौन सा है, 0 है। तो x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, वरना सेटिस्फाई नहीं करेगी। इतनी बात में आपको तकलीफ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में समेशन में r = 1 to 200, फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस r अपॉन 200, देन इंटीग्रेशन में f(x) dx की वैल्यू कितनी आनी है। सेम टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने आपको 11th में भी करवाया है। f(x) dx का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना आता है। आप कहोगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटीग्रेशन का आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, गलत बातें मत करो। इसका कोई फॉर्मूला पढ़ाया है कि मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं। क्या फ्रैक्शनल पार्ट के इंटीग्रेशन का पढ़ाया, उसका भी कोई नहीं पढ़ाया। तो ये कैसे लिख दिया, इसका मतलब जरूर ये सॉल्व होके उन टर्म्स में आ रहा होगा जिनका इंटीग्रेशन आपको आता है। अच्छा, वो सॉल्व, इंटीग्रेशन तो पूरा पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं बचा, इंटीग्रेशन में तो सब पढ़ लिया है। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो था नहीं, वो फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं आपको बता दूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये बहुत बहुत काम के फंक्शंस है, बहुत काम के। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना इसके ऊपर, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इंडेफिनेट में कुछ नहीं, ठीक है। आईआईटी भी तकलीफ देता है, आईआईटी से भी ऊपर ऊपर एक क्वेश्चन है, बल्कि जो आईआईटी भी ना पूछे ऐसे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट्स वगैरह में और मतलब कि और कोचिंग के पैकेजेस में और बुक्स में आप देख लोगे, अरिहंत वगैरह, सिंगेज वगैरह में, कैसे क्वेश्चंस है जो आईआईटी भी ना पूछे। इन सब पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट पे, ठीक है। आओ देखो सॉल्व करते हैं भाई, f(x) को सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है समेशन लिखना है आपको। समेशन का मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू 1 से लेकर 200 तक डालनी है आपको और सम लिख देना। r की वैल्यू 1 से 200 तक डाल दी मैंने, नीचे तो 200 लगा हुआ है। कोई तकलीफ नहीं, मैंने समेशन खोल दिया। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर ऐड हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x बाई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट x बाई 200, प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 लगाए। अब इंटीजर चाहे 1 हो चाहे 2 हो, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर ऐड हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट उस इंटीजर को खा जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 200। ऐसे करते करते फ्रैक्शनल पार्ट x बाई 200, इंटीजर ऐड हो रहे थे ना फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, वो फ्रैक्शनल पार्ट सारे इंटीजर को खा गया, न्यूमरेटर में सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचा। कितनी बार बचा, गिनती थी 1 से लेकर 200 तक, 200 बार बचा हुआ है। अगर 200 बार बचा हुआ है तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा, प्लस में 200 टाइम्स
आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 200। ये टर्म, यही सेम टर्म कितनी बार आ रहा था? 200 बार। 200 200 कट गया। आपका जो fx निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और आपको पता है ये x होता है। आपसे कोई पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अब कितना होगा, आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है वो, जो बराबर होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी के। कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको सॉल्व करना, आपके लिए बहुत काम की चीज है ग्रेटेस्ट इंटीरियर फ्रैक्शनल पार्ट। खासियत इसमें भी वही है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर की खासियत है वो इसकी खासियत है। कहां गया ग्राफ? ग्रेटेस्ट इंटीरियर ग्राफ ऐसा होता था। अरे मैं ही गलत बनाऊंगा, आप कैसे सही बना पाओगे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी ये खासियत थी कि यहां तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन 2 पे आते ही ऊपर जंप कर गया, तो मतलब 2 पे डिसकंटिन्यूस, फिर 2 से 3 के बीच में ठीक चलता रहा, फिर 3 पे ब्रेक कर गया, 3 पे डिसकंटिन्यूस, सारे इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस था। इसमें भी एक खास बात है, यहां तो पूरा सही से चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है एकदम, यहां ब्रेक कर गया ग्राफ। जैसे ही ग्राफ ब्रेक करता है डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। ब्रेक कर गया तो 1 पे डिसकंटिन्यूस, फिर यहां ठीक चल रहा था, फिर 2 से जस्ट पहले वैल्यू ऊपर थी और 2 पे वैल्यू नीचे आ गई, इसका मतलब 2 पे डिसकंटिन्यूस, 3 ये भी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस, वो भी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस। ये जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं ना एक एक पॉइंट पे सिर्फ, ये बहुत तकलीफदेह होते हैं, बहुत तकलीफदेह, जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो चैप्टर है आपके पास, देखना जबरदस्त। ये क्वेश्चन आपको तकलीफ दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फ्रैक्शनल पार्ट का। ये क्यों तकलीफ देगा? ये होता नहीं है, नहीं हो जाता है। ये लेंथी क्वेश्चन में केस बनाने पड़ते हैं इतने के। यही आपको इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना पड़ता है, इतने पार्ट के लिए अलग, ठीक है। ये तकलीफदेह होते हैं थोड़े से। तो अगर आपको फंक्शन ही ठीक से नहीं आएगा उसका, तो सारी बातें अगर आप फंक्शन की नहीं पकड़ पाओगे तो कैलकुलस में इतनी बुरी तरह गिरोगे जाकर, क्योंकि वो आपसे कंटिन्यूटी को पॉलिनोमियल की थोड़ी पूछ रहे हैं। आपको पता है पॉलिनोमियल ग्राफ कंटिन्यूअस है, पूछेंगे ही नहीं, वो ये पूछेंगे आपसे ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अच्छा, इतनी बात पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसकी इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, बहुत काम की चीज, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट की इनइक्वालिटी, वो पहली इनइक्वालिटी है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट लग रहा है जो पूरे फंक्शंस में काम आएगा। पहली इनइक्वालिटी है ऐसी जो आपको बताएगी इंटरवल कैसे देखना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट की इनइक्वालिटी, ठीक है। काफी काम का चैप्टर, काफी काम का टॉपिक है अगला वाला, इनइक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। देखते हैं नेक्स्ट टर्न पे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हम लोग देख चुके थे उसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है आपके पास, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की असली वैल्यू अगर आप देखी जाए तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या बात कर दी थी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर अगर इंटीजर जाएगा तो वो इंटीजर को खा जाएगा, सिर्फ क्या निकल कर आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फिर आपको ये वाली बात पता थी, अगर नेगेटिव नंबर आया 1.7 तो आप आंसर लिखोगे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब 1 माइनस 0.7 कितना? 0.3, ठीक है। और कर ली थी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ग्राफ बना के देख लिया था, सब काम कर चुके हैं, क्वेश्चन भी देख लिए थे कुछ। अब मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, जिससे मैं अगले टॉपिक में, बिल्कुल एकदम अगले टॉपिक में स्लाइड करने के लिए ये क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है कि अगर आपका x जो है मान लिया वो -2 से 2 के बीच में है x की वैल्यू, एंड इस आंसर ये क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं इक्वेशन के अंदर कि आंसर आपको इसके बीच में देना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू मान लिया कि 1/3 है, तो x बताओ कितना होगा, ठीक है। अब आप तो बोलोगे सर x की वैल्यू तो -2 से 2 के बीच में है। हाँ, x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है, लेकिन साथ साथ ये भी तो कंडीशन है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना है? 1/3। अगर फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 1/3 होती है, आपको थोड़ी देर में ये बात समझ में आएगी, तो इनफाइनाइट वैल्यूज निकल कर आ जाती हैं। उन इनफाइनाइट वैल्यूज को लिमिट करने के लिए ये कहते हैं कि आंसर दो इस इंटरवल के अंदर कि कितनी वैल्यूज -2 से 2 के बीच में आती हैं, कितनी वैल्यूज -2 से 2 के बीच में आती है, ठीक है। आप समझना भाई, मैंने आपको इक्वेशन वगैरह के बारे में समझाया था,
कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी हो इज इक्वल टू 0 करके दे रखी होती है इक्वेशन, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होता है इज इक्वल टू 0, उसे इक्वेशन, तो इसको आप फंक्शन 1 मानते थे और इसको आप फंक्शन 2 मानते हो। और आपको पता है कि इक्वेशन जो लिखी हुई होती है, मतलब कोई एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 आप उसे इक्वेशन मानते हो, आपको पता है उसके रूट कहां पे मिलते थे, वहां पर जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करता था। क्योंकि आपको पता है ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, ये दोनों फंक्शन किस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे, आपको पता है ये फंक्शन आपका ये y इज इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स एक्सिस है, इसीलिए एक्स एक्सिस पे रूट मिलते थे। सब बात मैं कर चुका हूं कि रूट दो फंक्शन के कैसे देखे जाते थे। आपको ये ध्यान देना है कि ये दे रखा है आपका एक फंक्शन और ये दे रखा है एक और फंक्शन, ये पूछ रहे हैं एक्स की किस वैल्यू के लिए है ये फंक्शन और ये फंक्शन बराबर है। अब अगर ये कहां दे रखा है, तो बोल रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये एक फंक्शन है और वो तो कांस्टेंट वैल्यू है 1/3, तो कांस्टेंट वैल्यू भी तो एक फंक्शन ही होती है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 के बराबर एक्स की किस वैल्यू के लिए है ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। आओ मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपके सामने कभी भी दो फंक्शन आ जाते हैं, आप उन दोनों फंक्शन का हमेशा ग्राफ बनाओ। कहां से कहां के बीच में बनाते हैं ग्राफ? डोमेन आपको बताता है कि भाई कितनी, मतलब एक्स की वैल्यू बताती है कहां से कहां चाहिए हमको, डोमेन की एक्स की वैल्यू ये रहा 2, बस ऐसा तो बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। यहां -1 आएगा, यहां -2 आएगा, हमें उससे ज्यादा ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। आपका बहुत दिल चाह रहा है आप एक और बना लो, नहीं सर एक और तो दिखाओ कम से कम, लो 3 तक बना लिया। आपको तो यहां से -2 से 2 के बीच में आंसर चाहिए था, आपको इधर भी चाह रहा है दिल, इधर भी चलो एक तो बढ़ा ही लेते हैं, अच्छा लगेगा, लो इधर बढ़ा लिया, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो आपका पहला फंक्शन था उसका ग्राफ बन चुका है। इस फंक्शन की वैल्यू 1/3 कब हो रही है? आपको पता है ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है इसके अंदर ये ग्राफ बना है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, आराम से देख लो, ये ग्राफ बना है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? y के बराबर है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/3 कब है, मतलब y की वैल्यू 1/3 कब है, x 1/3 नहीं पूछ रहे, y की वैल्यू 1/3 कब है, फंक्शन की वैल्यू 1/3 कब है। अच्छा आपको पता है y की वैल्यू 1/3 यहां पर होगी, ये जा रही है y इज इक्वल टू 1/3 की लाइन, ये जा रही है y इज इक्वल टू 1/3 की लाइन, ये वाला फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू 1/3। ये जो ऐसे करके टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बनी हुई है ये y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है कब? जब ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन बराबर हो जाए, जब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 1/3 के। अच्छा दो फंक्शन की वैल्यू बराबर हो रही है, इसका मतलब उनका पॉइंट क्या कर रहा है आपका? ओवरलैप कर रहा होगा उस टाइम पर। x की कौन सी वैल्यू पे दोनों की वैल्यू सेम हो रही है? ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट। कितने पॉइंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 3 के आगे बना दूं तो 7वां आ जाएगा, इधर -3 से पीछे बना दूं तो 8वां आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का तो ग्राफ बनते ही चला जाता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाते हैं। इसीलिए उन्होंने लिमिट करवा दिया है कि भाई आंसर जो देना वो आंसर देना -2 और 2 के बीच में। इसमें बताओ कितने पॉइंट आ रहे हैं? तो आपने कहा कि 1 पॉइंट तो ये आ रहा है। अच्छा ये कितना पॉइंट होगा? आपको पता है ये वाली लाइन जो होती है ये y इज इक्वल टू एक्स की होती है, ये पहली वाली लाइन जो होती है फ्रैक्शनल पार्ट में किसकी होती है? y इज इक्वल टू एक्स की। अच्छा इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी चल रही है आपकी? 1/3। तो x की वैल्यू भी कितनी चलेगी? 1/3। x की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 1/3। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। आपको पता है ये वाली लाइन किसकी चलती है? ये चलती है y इज इक्वल टू x माइनस 1 की, y इज इक्वल टू x माइनस 1 की लाइन होती है ना ये। अगर y की वैल्यू इस पॉइंट पर y की वैल्यू चल रही है 1/3, अगर y 1/3 आ गया तो x की वैल्यू 1 इधर ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा? 4/3। यहां पर कितना आ जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो माइनस का 2/3। कैसे सर? ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू x प्लस 1 की। y इज इक्वल टू x प्लस 1 में अगर y की वैल्यू 1/3 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस में 2/3, और इधर कितनी आएगी आपके पास? माइनस में 5/3, माइनस में 5/3। देख लो आराम से कैसे, ये कैसी लाइन बना दी थी। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/3 के बराबर रखनी थी तो आप ये सोच सकते थे कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू मतलब कि इस वाले ग्राफ में जो हरा वाला ग्राफ बना है फ्रैक्शनल पार्ट y के बराबर है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/3 इसका मतलब y की वैल्यू 1/3। इस फंक्शन की वैल्यू 1/3 चाहिए आपको। आपने एक ये फंक्शन का ग्राफ बनाया, एक y इज इक्वल टू 1/3 का ग्राफ बना दिया। दोनों की वैल्यू जहां पे बराबर हो जाए वो वाला x चाहिए आपको, और वो x भी आपको पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में नहीं चाहिए, सिर्फ कहां से कहां के बीच में? -2 से 2 के बीच में। दो दीवारें खड़ी कर दी मैंने कि -2 से 2 के बाहर नहीं निकलेंगे आंसर में अपने।
ठीक है। उसके बाद और इसमें चीजें समझ में आती है कि जो सीधी सीधी लाइन बनती है ना, उसमें अगर आप पहला पॉइंट निकाल लो, पहला पॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन होती है। जो y लिखा हुआ है 1/3, y की वैल्यू 1/3, वही x की वैल्यू रहेगी। उसके बाद आप 1 1 ऐड करना शुरू करो उसके अंदर, यहां से यहां में प्लस का 1 होगा, ठीक है, यहां से यहां में माइनस का 1 होगा, यहां से यहां में माइनस का 1 होगा। देखना आपने पहली वाली निकाले, एक आगे अगला पॉइंट मिलेगा, एक पीछे अगला पिछला पॉइंट मिलेगा। देख लो 1 ऐड करोगे तो 4/3, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2/3। सिंपल सिंपल सी बात है। जो सीधी लाइन जाती है वो ये करती है, सीधी ही लाइन जाएगी। आराम से देख लेना, 4 पॉइंट है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 दे रखा होता है, x बिलोंग्स टू r पे, ठीक है, तो x की वैल्यू पूछ ली जाती, तो आप बोलते कि x की वैल्यू तब आएगी आपकी n + 1/3, इंटीजर प्लस 1/3। आपको पता है इंटीजर जब 0 होगा तो सिर्फ 1/3 आएगा, इंटीजर जब 1 होगा तो 4/3 आएगा। इंटीजर की वैल्यू n + 1/3, इंटीजर की वैल्यू जब -1 होगी, आप देखो ना हर एक में हो क्या रहा है। ये 1 1 तो मैंने करवा दिया, एक तरीका ये देखने का होता है, इसको देख लिया होगा। अब अगला तरीका देखो कि आप असल में क्या कर रहे हो, इंटीजर से आगे जा रहे हो 1/3, पहले वाले में इंटीजर से आए गए हो, दूसरे वाले में इंटीजर से कितनी आगे गए हो, 1/3। ये इधर इधर इस वाले इंटीजर से कितनी आगे गए हो, 1/3, इस वाले इंटीजर से कितनी आगे गए हो, 1/3। अलग अलग तरीके से आपको देखना है, एक एक का डिफरेंस देख लो। इंटीजर से कितना आगे गए, इस इंटीजर से 1/3 आगे, इस इंटीजर से 1/3 आगे। अगर यहां पर निकलता तो वो आंसर निकलता 5/3, आपका 5/3 7/3 है, 7/3 निकलता, वो 2 से 1/3 आगे होता। यहां पर -1 से 1/3 आगे, यहां पर -2 से 1/3 आगे। अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से, ठीक है। 4 आंसर है। क्या आपने पहला निकाल लिया? एक एक की दूरी पर कर लो। या आप देखो कि हर पहले इंटीजर से जो आपकी जो x की वैल्यू आई वो पहले वाले इंटीजर से, x की इंटीजर वैल्यू से कितनी आ गई, 1/3। तो अगली जो वैल्यू आई होगी वो अगले वाले इंटीजर से 1/3 आगे, और जो पीछे वाली वैल्यू आई होगी वो पीछे वाले इंटीजर से 1/3 आगे होगी। सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, सेम पैटर्न। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। मैं अगले टॉपिक पर आता हूं आपके सामने, इनइक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की इनइक्वालिटी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को मैंने, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटर देन f, इनइक्वालिटी देख रहे हैं ना, ये क्या चीज लिख दी, f कोई फ्रैक्शन है, f एक डिनोशन n होता है ना, n एक स्टैंडर्ड डिनोशन होता है कि अगर आपने n लिख दिया तो वो इंटीजर होगा। अब ये मैंने n लिख दिया था, एक n प्लस 1/3, ठीक है, तो अगर मैंने f लिख दिया तो वो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x इनइक्वालिटी लगानी है, आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x, ये तो हो नहीं सकती इनइक्वालिटी। क्या इनइक्वालिटी ये होती ग्रेटर देन 2, ये तो हो नहीं सकती इनइक्वालिटी। तो ये क्यों नहीं हो सकती? अरे वो 2 से बड़ा कैसे हो जाएगा? आप बोल दोगे x की किसी वैल्यू के लिए वो 2 से बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी तो वैल्यू रहती है 1 से छोटी हमेशा, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब वैल्यू तो डेसिमल वैल्यू आनी है, उसको हम क्या जनरलाइज करके क्या लिख रहे हैं, f लिख रहे हैं। f लिखने का फ्रैक्शनल पार्ट या तो किसी फ्रैक्शन से बड़ा होगा या वो किसी फ्रैक्शन से छोटा होगा। जब वो किसी फ्रैक्शन से बड़ा है तो x की किस वैल्यू के लिए बड़ा है, जब वो छोटा है तो किस वैल्यू के लिए छोटा है। देखो आप एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1/2, दोनों देख लेंगे, ठीक है। 1/2 से बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ही ले लेता हूं, लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। आपको ये वाली बात हर हाल में पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एक ये बात इंप्लाई करती है हमेशा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 से भले ही बड़ा हो जाए लेकिन 1 से हमेशा छोटा रहेगा। क्यों? 1/2 से बड़े होने का मतलब सर ये नहीं हुआ कि अगर आपके पास लिखा हो कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 तो आप सीधे बोल देते हो x बिलोंग्स टू 1/2 टू इनफाइनाइट। इसमें क्यों 1 पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की अपनी रेंज 1 तक नहीं जाती है, 1 से पहले पहले रुक जाती है, इसलिए वो अपनी अंडरस्टूड बात है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहां रहेगा, लेकिन इसको करने का तरीका देखना कि आपके पास ये आया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, आपने फौरन क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना लिया।
ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 ये बन गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बन गया। आपसे बोला गया है कि x की वो वैल्यू निकालो, इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन था ना आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। तो आप पहले तो ये देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है। तो पहले चीज आपको क्या सोचनी है, थिंक कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x की किस वैल्यू के लिए होता है। तो आपको पता है ये निकालने के लिए अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया ही इसलिए था कि 1/2 कहां होगा कि y इज इक्वल टू 1/2 की लाइन बनाऊंगा मैंने बना दी y इज इक्वल टू 1/2 की लाइन। बहुत खराब लाइन बनी है तो 1/2 के हिसाब से। ठीक है, ये 1/2 की लाइन बन गई। ठीक है, अब आपको पता है इस जगह पर ये जो लाइन बनी हुई है ये y इज इक्वल टू 1/2 की है। ठीक है, आपका यहां पर ये जो बना हुआ है ये y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बना हुआ है। भाई फंक्शन ये तो होता है ना, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, गंदा लिख गया ये। y इज इक्वल टू फ्रैक्शन, आपकी लाइन किसकी बनी है, y इज इक्वल टू 1/2 की। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 से बड़ा रहे। आपका फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर है, y के बराबर है। इसका मतलब आपको चाहिए कि y जो है वो किससे बड़ा रहे, 1/2 से बड़ा रहे। इस ग्राफ में जो ये y है आपका, ये 1/2 से बड़ा रहे। यहां पर आपका y 1/2 के बराबर होता है। y अगर 1/2 से बड़ा होना है तो कौन सा वाला y चाहिए, आप ऊपर वाला y चाहिए। इसका मतलब 1/2 से बड़ा है 1/2 के बराबर, इसका मतलब ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, जहां पे मैं ये ग्राफ को शेड कर रहा हूं, ये वाली वैल्यूज कैसे कि इस जगह पर इस लाइन पे y की वैल्यू 1/2 थी। आपको आपका फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 से बड़ा चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट अगर y के बराबर था, फंक्शन था ना तो y के बराबर था, इसका मतलब आपको y अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 चाहिए। अगर ये y इज इक्वल टू 1/2 है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 1/2 कहां होगा, इसके ऊपर होगा। तो ये वाली सारी वैल्यूज आपकी हमको चाहिए, फंक्शन हमें ये वाला पार्ट चाहिए फंक्शन का। अगर हमको ये वाला पार्ट चाहिए फंक्शन का तो आपसे ये नहीं पूछा आपको फंक्शन का कौन सा पार्ट चाहिए, आपसे पूछा है कि इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो मतलब x की किस वैल्यू के लिए आपका फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 रह रहा है। आपको पता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट x की इतनी वैल्यूज के लिए और फिर इतनी वैल्यूज के लिए, फिर इतनी वैल्यूज के लिए। अच्छा, ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है यहां y इज इक्वल टू x होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल, ये आंसर आ गया 1/2। अब आपको पता है 0 से 1/2 आगे लिया है तो ये 1 से 1/2 आगे होगा, कितना आएगा यहाँ पर 3/2, यहाँ पर कितना आएगा फिर 5/2, यहाँ पर कितना आएगा फिर 7/2, ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ कितना आएगा -1/2, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास -3/2, -5/2, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आपकी 1/2 जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो y 1/2 होगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट y अगर 1/2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू चाहिए था। फिर x की वैल्यू जब 1/2 से 1 के बीच में रहेगी तो फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 से ऊपर चला गया, तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन चाहिए। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो उस टाइम पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 होती है। अगर x की वैल्यू 1 आ गई भाई, 1 आ गई तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर चला गया, फ्रैक्शनल पार्ट 0 आंसर दे देगा। क्या आपका 0 जो है 1/2 से बड़ा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो 1 ओपन इंटरवल तक आप वैल्यू रखोगे, मतलब x की कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, ये वाली वैल्यूज, और कौन सी ये वाली वैल्यूज, और कौन सी ये वाली, और कौन सी ये वाली। इसका मतलब आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 1/2 पे क्लोज इंटरवल, 1 पे ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि आपको फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू इक्वल टू 1/2 लेने में कोई हर्ज नहीं था, और इक्वल टू 1/2 कहां मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/2 पर। ठीक है, यूनियन में फिर आपके पास 3/2 से लेकर 2 तक, यूनियन में 5/2 से लेकर 3 तक, यूनियन में 7/2 से लेकर 4 तक, ऐसे चलते जाएंगे। और फिर ये माइनस वाली वैल्यूज भी, माइनस वाली वैल्यूज भी कैसे कैसे सोचेंगे इसको, देखना। x बिलोंग्स टू n + 1/2
से लेकर n+1 तक। ठीक है, यूनियन में n बिलोंग्स टू i। ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, क्या बना दिया, ये क्या बना दिया। अरे आपको ये सब बनाना नहीं आता, अभी आप ये देख लो बस पहले तो कि n+1/2 से n+1 तक। ठीक है, अच्छा यही है बस। तो मतलब n की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं तो 1/2 से 1 चला जाएगा, n की वैल्यू अगर मैंने 1 डाल दी तो 3/2 से 2 चला जाएगा, n की वैल्यू अगर मैंने 5 डाल दी तो 5 + 1/2 से आपको पता है कि 5 + 11/2 से 6 तक चला जाएगा बिल्कुल। अच्छा n की वैल्यू अगर मैंने -1 डाल दी तो -1 + 1/2 -1/2 से 0 तक। तो देखो -1/2 से 0 तक ये वैल्यूज लेनी थी ना आपको फ्रैक्शनल पार्ट की ये वाली वैल्यूज लेनी थी। वो किसके लिए, x की इसकी। अगर मैंने -2 डाल दी तो -3/2 से -1 तक, तो -3/2 से -1 तक की वैल्यूज। लेकिन आपको पता है कि आप अलग अलग वैल्यू आप पुट क्यों करोगे, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको मैंने सेट्स में पढ़ाया था कि अगर बहुत सारे यूनियन लग जाए तो एक बड़ा यूनियन लगा के कंडीशन लगा देते हैं बिलोंग्स टू यूनियन, और जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कि n की आप अलग अलग वैल्यू डालते जाओगे तो अलग अलग इंटरवल निकलते आएंगे। उन सारे इंटरवल्स का क्या लेना है आपको, यूनियन लेना है। लिखने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। आप ये करके छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए इन्हीं वजह से, इन्हीं आंसर्स की वजह से वो पहले ही बता देते हैं कि x की वैल्यू हम रखेंगे -2 से 2 के बीच में। तब आपको पता है कि तो आगे ये वाला इंटरवल, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला, बस 4 इंटरवल में काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिख दिया था -2 से 2। अगर नहीं लिखा गया तो आपको आंसर ऐसे बनाना पड़ता है। क्या सर IIT में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है कि वो ऐसे पूछ दे आंसर आपसे, ऐसे पूछ दे। और मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि ये आ सकता है कभी भी कि कोई आंसर आपका, ये इसमें नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें भी आपके पास सॉल्यूशन निकालने होते हैं ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, अच्छा मुझे याद आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी की क्लास 11 बी की एक रह गई थी, लास्ट वाली, शायद छुट्टी हो गई थी, वहां कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था इस वजह से हमने अगली चैप्टर शुरू की, छूट गई थी वो शायद। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी की शायद आप लोगों की क्लास रह गई थी, खैर कोई बात नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में भी आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम हरकत होती है कि अगर साइन की वैल्यू आपकी, मान लो साइन एक्स की वैल्यू वो दे रहे हैं 1/2 से √3/2 के बीच में, तो आपको पता है 30 डिग्री 60 डिग्री मतलब π/6 से π/3 में जा रहा है। लेकिन सिर्फ π/6 से π/3 थोड़ी मिलता है आंसर। आप जब 2π घूम कर आओगे तो फिर मिल जाएगा, और इसमें क्या आपको सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिल जाएगा। तो बार बार आंसर मिलता रहता है, तो उसको लिखने का भी तरीका ऐसे ही होता है, ठीक है, n लगाकर। अब वो अलग बात है कि वो इंटरवल में बंद करके दे देते हैं, लेकिन वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बाहर यूनियन का मतलब क्या है, कि ऐसे बहुत सारे इंटरवल लगेंगे, उन सब में यूनियन है। ऐसे बहुत सारे इंटरवल निकलेंगे कैसे, वो निकलेंगे जब x n की जगह आप इंटीजर पुट करोगे। कौन से इंटीजर, सारे इंटीजर, सारे इंटीजर 0 1 2 3 पुट करते रहोगे। ये कैसे बनाया सर आपने, पैटर्न देख के कि भाई 1/2 से 1 था, इसी में 1 ऐड किया, इसी में 1 ऐड, दोनों में 1 ऐड कर दिया, दोनों में इंटीजर ऐड कर दिया, तब ये बना है। फिर वो कैसे बना है, इन दोनों में 2 ऐड कर दिया है, मतलब सब में, इसमें क्या ऐड हो रहा है, बार बार इंटीजर ऐड हो रहा है। तो मैंने इंटीजर आपका 1/2 में n और 1 में भी n ऐड करके बना दिया। इतनी बातें मुझे लगता है तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर आपके सामने आ जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका लेस देन 1/2 है, मान लिया लेस देन 1/2 है, ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं बस। लेस देन 1/2, ये आपकी 1i वैल्यू, ये 2i वैल्यू, ये 3i वैल्यू, ये 0, ये -1, ये -2। आपको पता है पहले तो 1/2 की लाइन बनाऊंगा मैं, ये आपकी y = 1/2 की लाइन, ठीक है। ये आपका y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आपको क्या चाहिए, आपको x की वैल्यू, वो वाली वैल्यू चाहिए जब फ्रैक्शनल पार्ट आपका 1/2 से छोटा रहे। आप सोचोगे फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 से, क्या एल्जेब्रिक मेथड, कोई एल्जेब्रिक मेथड नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट अगर 1/2 से छोटा है, 1/2 से छोटा, तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट अगर y के बराबर है तो y की वैल्यू 1/2 से छोटी मांग रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि जब आपका y 1/2 से छोटा है, तब बताओ किस x के लिए ऐसा है कि y 1/2 से छोटा हो रहा है।
आपको पता है y इज इक्वल टू 1/2 की लाइन ये है, तो छोटी वैल्यू कहां मिलेगी, नीचे मिलेगी, 0 से नीचे तो जानी नहीं है y की वैल्यू, ये y लेस देन 1/2, ये y लेस देन 1/2। आपको पता है ये वाली वैल्यू कहां पर होगी 1/2 पर, ये वाली वैल्यू कहां पर होगी 3/2 पर, ये वाली वैल्यू कहां पर होगी 5/2 पर, ऐसे ये वाली वैल्यू -1/2 पर, -3/2 पर। आपको पता है x की इन वैल्यूज के लिए आपके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/2 से कम है, x की इन वैल्यूज के लिए 3/2 लिखा है। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यूज है x की, 0 इंक्लूड होगा एकदम, कि x की वैल्यू अगर आपकी 0 पुट कर दी मैंने, तो 0 पुट करने पर आपको पता है 0 निकलेगा, 0 1/2 छोटा होता है। x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो 1 एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू गई है अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, वो आंसर 0 निकालेगा, 0 1/2 से छोटा। आपको पता चल गया x आपका बिलोंग करता है, इधर से लिखना शुरू करता हूं आपके, -2 से लेकर -3/2 तक, -2 पे क्लोज और 3/2 पे ओपन। ये ओपन की उसके लिए मैं क्या करता हूं ना, ये लाइन भी डॉटेड कर देता हूं। डॉटेड क्यों कर दी सर लाइन आपने, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ रहा था साथ में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, यहां पर 1/2 के बराबर नहीं हो रही वैल्यू, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू नहीं है, ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू नहीं है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो x है वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर x की वैल्यू आपने 1/2 रख दी तो आपके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी, और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/2 के बराबर बिल्कुल नहीं हो रही है। आराम से देखना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद यूनियन में आपके पास क्या निकल कर आएगा, -1 से लेकर -1/2, फिर उसके बाद यूनियन में आपके पास 0 से लेकर 1/2, ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर कोई अगर आपसे कह दे क्या लिखना है, तो आप बोलोगे n से लेकर n+1/2 तक, n पे क्लोज, यूनियन लगाना है व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर पे, और x इस सेट को बिलोंग करेगा। ये यूनियन, ये बहुत सारे सेट का यूनियन है, वो खुद एक सेट होगा, उस सेट को कौन बिलोंग करेगा, x, उस सेट को कौन बिलोंग करेगा, x, ठीक है। तो यहां n से लेकर n+1/2 तक के, इंटीजर से लेकर उसके 1/2 आगे तक, इंटीजर से उससे 1/2 आगे तक, और 1/2 आगे वाली जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं हो रही, क्योंकि अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 3/2 डाली है, तो 3/2 डालने में फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 निकलेगा, जो बराबर नहीं है 1/2 के, क्वेश्चन में आपके बराबर नहीं दिया, तो उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आऊं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अब तो क्वेश्चन पर ही आया था, कायदे का डोमेन ऑफ, मेन तो डोमेन, मेन बात क्या है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट का कोई टर्म आया है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इनइक्वालिटी लगेगी, और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो डोमेन ऑफ, क्वेश्चन देखना भाई, f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -4, 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -4, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का तो डोमेन खुद का रियल नंबर होता है, इसका मतलब इसकी तो कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी पुट करते रहो आप, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो पूरा टर्म बैठा है, अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो मना कर देगा फंक्शन ही कि हम एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपको डोमेन निकालने के लिए करना क्या होता है कि भाई x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये टर्म कैसा रहे, पॉजिटिव, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आपकी बड़ी रहे किससे, 4/5 से, ठीक है। आपको पता है 4/5 से बड़ी या बराबर वैल्यू, आप वैसे, अब जो स्टूडेंट समझ सकता है वो उसे पता है कि 4/5 से 1 तक जाएगी वैल्यू, फिर 4/5 में 1 ऐड कर दूंगा, वहां से लेकर 2 तक जाएगी वैल्यू, उसको पता है। लेकिन अभी आप कच्चे हो इसके अंदर, ठीक है, इसको पक्का कर लेते हैं बस, 0 1 2 3। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x y होता है, y होता है। हाँ, ये फंक्शन है ना, और हर फंक्शन क्या कहलाता है, y कहलाता है, मतलब y की वैल्यू 4/5 से बड़ी। बिल्कुल आपको x देख के ये कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ये x जो है 4/5 से बड़ा है, और आप यहां देखने लगो कि 4/5 तो यहां आता है, x की वैल्यू उससे बड़ी है, नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज y, क्योंकि वो फंक्शन है, फंक्शन तो y होता है। तो आपने y इज इक्वल टू 4/5 की लाइन बनाई, और आपको कौन सा वाला y चाहिए जो 4/5 से बड़ा या बराबर रहे, मतलब ये वाली y की वैल्यू, x की किन वैल्यू से करस्पॉन्डिंग आएंगी, आपको पता है यहां 4/5 आएगा, और यहां 1 + 4/5 आएगा, मतलब कि 9/5, और यहां पर आपका 14/5 आएगा, 2 + 4/5 हो जाएगा,
तो आपको पता है कि कहां से कहां की x की वैल्यू जानी है, x बिलोंग्स टू आपका 4/5 से लेकर कहां तक, 1 तक। 4/5 पे क्लोज, 1 पे ओपन। यूनियन में 9/5 से लेकर 2 तक, यूनियन में चलता जाएगा। और अगर आपको अच्छे से लिखना है तो x बिलोंग्स टू आपको पता है n+4/5 से लेकर n+1 तक, जहां पर n पे क्लोज लगेगा और n+1 पे ओपन लगेगा। यूनियन व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, कि x के इन वैल्यूज के लिए, इन सारी वैल्यूज के लिए x की आपका फ्रैक्शनल पार्ट कैसा है, 4/5 से बड़ा है। जब जब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 4/5 से बड़ी आएगी तब तब क्या होगा, आपका ये रूट के अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा, तब आपका फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो डोमेन निकालना था, डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे। ठीक है, अभी आप कहीं से और से अगर आप क्वेश्चन देख रहे होगे, ठीक है, आपको बुक देखोगे तो जनरली क्वेश्चन लिख कर आता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अरे क्या हो गया, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अभी आपने रेंज पढ़ी नहीं है यहां पर, मुझसे नहीं पढ़ी है, ठीक है, आपने खुद से पढ़ ली होगी, अलग बात है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन की रेंज निकालने में इतनी कोई तकलीफ की बात नहीं होती, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती इसकी रेंज निकालने के लिए। लेकिन आप वो ट्राई करने मत बैठ जाना रेंज, अभी आप बिना बात उसमें टाइम आपको लगेगा कि हम पहले कर लेंगे रेंज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जाएंगे। आपने अपने मेथड निकाल लिए, गड़बड़ करेंगे, कहीं ना कहीं अटकोगे। कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं होती इसकी रेंज निकालने में। आपको पता है फ्रैक्शन, इसकी रेंज 0 से 1 होती है। 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, रेंज मतलब पूरे फंक्शन की वैल्यू ना, इससे लेकर कहां तक चली जाएगी आपकी, 5 तक चली जाएगी। 4 घटा दूंगा तो -4 से आपका 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, -4 1 तक चला जाएगा। आपको पता है स्क्वायर रूट लगाना है, -4 पे तो लेगा नहीं स्क्वायर रूट, कहां से लेना शुरू करेगा, 0 से लेकर रेंज चली जाएगी इसकी 1 तक, 0 से 1 के बीच की वैल्यू देगा वो स्क्वायर रूट लगने के बाद। कोई रेंज निकालना इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें जिसमें तकलीफ दे हो जाती है रेंज निकालना, लेकिन जनरली क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज लिखा आता है। आप अभी रेंज मत करना, अभी आप डोमेन पे ध्यान दे दो। ठीक है, रेंज पे हम आएंगे, अच्छा टॉपिक है रेंज, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा है क्योंकि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में वो भी बहुत लगता है, डोमेन भी लगेगा वो भी लगेगा, रेंज भी। अभी तो हमने टाइप ऑफ फंक्शन ही कंप्लीट नहीं किए, अभी डोमेन रेंज की बात तो बहुत बाद में होगी। सारे टाइप ऑफ फंक्शन करने के बाद रेंज निकालना शुरू करते हैं एक साथ। क्या आ गया भैया ये क्वेश्चन, क्या लिखा, अरे अच्छा ये, अरे अच्छा, डोमेन ऑफ, तो मैं ही क्वेश्चन देख कर परेशान हुआ। डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू, इतना बड़ा क्वेश्चन इतना मुश्किल होगा नहीं। फिर अंडर रूट में आपके पास 4 - x² अपॉन ही है ना ये, अपॉन 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन e की पावर x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1, साइन के अंदर e की पावर x बैठा है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो फ्रैक्शनल पार्ट है, बिल्कुल मैं लिख देता हूँ अलग से। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये पूरे पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, अपॉन ही लिखा है ना यहाँ, अलग अलग क्वेश्चन तो नहीं है दोनों। ठीक है, अंडर रूट में 4 - x, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर रूट के डिनोमिनेटर में ये बैठा हुआ है। ठीक है, तकलीफ बताना शुरू करना सबसे पहले। तो पहली चीज तो क्या आएगी भाई कि ये जो अंडर रूट, ये जो 4 - x² बैठा है ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, ये क्यों होना चाहिए पॉजिटिव? इस स्क्वायर रूट को एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर वाला कैसा रहे, पॉजिटिव रहे। फिर वो जो पूरा बड़ा वाला स्क्वायर रूट बैठा है, ये स्क्वायर रूट, इसके अंदर जो जो टर्म बैठे हुए हैं क्या है, वो अंडर रूट में 4 - x² अपॉन 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन के अंदर e की पावर में x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तीसरी तकलीफ ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका पॉजिटिव रहे, और आपको पता है वही सेम डिनोमिनेटर इस इनइक्वालिटी में भी आ गया है, और इनइक्वालिटी सॉल्व करते में हम इस बात का ख्याल तो रखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। ठीक है, अगर नहीं ख्याल रख पाए तो अलग से लिख लेंगे। और क्या तकलीफ है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो कोई भी वैल्यू जाती है, फ्रैक्शनल पार्ट तो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट करता है। आपको पता है स्क्वायर रूट सारे रियल नंबर एक्सेप्ट नहीं करता, वो नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन मान लो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ भी वैल्यू निकल कर आती रहे, कुछ भी वैल्यू निकल कर आती है, वो तो सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है,
और मैं तो बल्कि क्या चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ही मैं छोटा बना दूं, वो खैर क्वेश्चन में छोटा बनाए कुछ नहीं करना, मैं डोमेन को छोटा बना लूंगा। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा हुआ है, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनपुट कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसका डोमेन आर होता है, साइन कुछ भी वैल्यू निकालता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, साइन के अंदर e की पावर x बैठा है, आपको पता है साइन के अंदर आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो। साइन का ग्राफ हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम दोबारा से फंक्शंस में देख लेंगे, और इसका डोमेन आपका वहां भी पढ़ा दिया था, मैं पढ़ा चुका हूं मैं 11th में ये कि साइन का डोमेन आर होता है। तो इसके अंदर आप कुछ भी इनपुट दे दो, इसके अंदर e की पावर x, यहां पर अगर x लगा होता तो x की वैल्यू पुट करते तो साइन x की वैल्यू खाता, यहां पर अगर e की पावर x लगा हुआ है तो आप e की पावर x की वैल्यू निकल कर आएगी, इसको साइन खाएगा। आपको पता है साइन की कोई तकलीफ ही नहीं है, साइन ये कहते ही नहीं है मेरे अंदर ये वैल्यू मत लाओ या वो वैल्यू मत लाओ, साइन का तो डोमेन रियल नंबर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ये नहीं कहता मेरे अंदर ये वैल्यू मत लाओ वो वैल्यू मत लाओ, उसका डोमेन भी रियल नंबर होता है, तो साइन कोई भी वैल्यू निकालता रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर को कोई तकलीफ नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट की भी कोई तकलीफ नहीं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू आती रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे रियल नंबर पे आंसर देता है। तो ये स्क्वायर रूट की तकलीफ कहां थी सर? स्क्वायर रूट की तकलीफ थी ना, नेगेटिव वैल्यू पे कहां एग्जिस्ट करता है वो? फ्रैक्शनल पार्ट में तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि वो नेगेटिव वैल्यू के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी या इरेशनल हो जाएगी तो हम मना कर देंगे, नहीं करेगा एग्जिस्ट पूरे तरीके से। तो स्क्वायर रूट की तकलीफ थी, वो लिख ली हमने निकाल के। इसमें भैया अब हो चुकी है बात, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब ये बात कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, वो -2 से 2 के बीच में एक्स लाई करेगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, इसको जरा ध्यान से देखना, इसका डोमेन निकालते में आपको एक बात समझ में आई कि सर ये तो अपने आप में इंटीजर वैल्यू है, क्या बात कर रहे हो, ये इंटीजर है, साइन ई की पावर एक्स है, तो वो इंटीजर कहां होता है, कुछ भी निकल सकता है। अरे साइन ई की पावर एक्स तो कुछ भी वैल्यू निकाल देगा, लेकिन आपको पता है जो भी वैल्यू निकलेगी, मान लेते हैं कि 0.7 निकली वैल्यू, वो 0.7 वैल्यू पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो 0 ही निकल कर आएगा। मान लें कि साइन ई की पावर एक्स की वैल्यू आपके पास निकल कर आई माइनस में 0.7, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो -1 निकल कर आएगा। इसका मतलब कि साइन कुछ भी वैल्यू निकालता रहे, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो आंसर इंटीजर ही निकलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद अपने आप में कैसा आंसर देता है, इंटीजर हमेशा। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टियां लगने को तैयार है कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x प्लस इंटीजर बैठा हुआ है, ये तो इतना बड़ा टर्म था ये तो, हाँ लेकिन था तो इंटीजर ही, तो x प्लस इंटीजर बैठा हुआ है। और आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर इंटीजर ऐड हो जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाता है, वो इस इंटीजर को खा गया। अब आपके पास बचा क्या, आप बचा अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, कि अगर x प्लस इंटीजर हो रहा है, इस इंटीजर को खा गया, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रह गया, सिर्फ ये रह गया। हाँ अच्छा, मैं आपको एक तरीका समझाऊं, ये आपका लिखा हुआ अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था ना। आपको लेकिन एक बात पता है कि आपको ये चीज x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है, एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन, ये पॉजिटिव आए। आपको पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आने के 2 तरीके होते हैं, कि दोनों पॉजिटिव हो जाए दोनों नेगेटिव, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव। अच्छा, अगर ऊपर वाला, लेकिन अगर आपको पक्का पता चल गया यहां पर अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है, ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर आपको पता चल गया है कि ऊपर वाला कंप्लीटली पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो आपको पता है अगर आपको ये पूरा टर्म पॉजिटिव चाहिए तो नीचे वाले को भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या बोल दिया सर? 2 कंडीशन होती हैं, अगर आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कोई फ्रैक्शन अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हो। आपको न्यूमरेटर के बारे में पता है कि वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों का डिवीजन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपने फौरन बोला सिंस इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसको भी पॉजिटिव, मैं आपको पता है हिंदी में आ जाता हूं ऐसे टाइम पे, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों पॉजिटिव होना पड़ेगा, बात समझ में आ गई है? पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव में ये पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर ये नेगेटिव हो गया तो कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं आ सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए ना। अच्छा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, लेकिन ये तो साथ साथ किसमें लिखा हुआ था, हमें सारी बात का ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव में आप कहीं ये ना लगा दो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए था, सर इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दूं क्या? नहीं, ये टर्म डिनोमिनेटर का था, ये सिर्फ क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0। और अब जैसे ही आपने ये लिखा तो आपकी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी हट गई,
डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बहुत से लोगों को तकलीफ क्या आ जाती है इसके अंदर, मैं बताऊं क्या तकलीफ आ जाती है कि सर यहां से ही कैसे लिख दिया, यहां से कैसे लिख दिया। मैंने ये कोई मैथमेटिकल काम किए नहीं, मैंने करी एनालिसिस दो चीजों का, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, ठीक है, ये दोनों टर्म डिवीजन में लगे हुए, फ्रैक्शन में लगे हुए हैं, वो दो कंडीशन होती हैं। अगर आपको पक्का पता है कि ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाले को कैसा होना पड़ेगा पॉजिटिव। और सर इसका डोमेन निकाल तो चुके, अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल तो चुके अलग से, 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गई ना वो बात, तो ठीक है वो बात तो हो चुकी है। तो और ये स्क्वायर रूट है पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये पॉजिटिव हो जाए बस, ठीक है, इतनी सी बात है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1/2। और जैसे ही आपके सामने ये आया, आपको पता ये अब सर हमारे लिए बच्चों का खेल है। उसमें भी ये तो हमने अभी एग्जाम्पल में ही सॉल्व किए हैं, 2 के बाहर तो जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना 2 के बाहर, वो तो आप अपनी मर्जी से बना रहे थे ना सर। अरे एक कंडीशन पीछे क्या निकल कर आई है कि x -2 से 2 के बीच में रहना चाहिए, x -2 से 2 के बीच में रहना चाहिए, -2 से 2 के बीच में गाड़ी लाइन बना रहा हूं, ठीक है। फिर आपको पता है ये 1/2 की लाइन, ये वाली वैल्यूज, ये वाली मतलब x की वैल्यू कौन सी वाली चलेंगी अब, -3/2 से -1, सब जगह ओपन इंटरवल, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट आपका 1/2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1/2 की लाइन अगर ये जा रही थी, इससे बड़ी y की वैल्यू चाहिए, इससे बड़ी y की वैल्यू चाहिए। तो ये वाली जो वैल्यू थी यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू -3/2 आएगी तो फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 आ जाएगा। क्या आपका फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 के बराबर हो रहा है क्या, बराबर तो बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कि -3/2 इंक्लूड नहीं होगा, और -1 तो इंक्लूड होगा नहीं, उस पर तो छोटी है वैल्यू 1/2 से फ्रैक्शनल पार्ट की, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर -1/2 से 0, यूनियन में 1/2 से 1, यूनियन में 3/2 से 2, 4 वैल्यूज, आराम से देख लो। डोमेन निकालना था, डोमेन में पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला स्क्वायर रूट था उसको ग्रेटर देन 0 रख दिया, फिर इस टर्म पे आए, इस टर्म के अंदर हमने देख लिया वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा था उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, और साथ साथ वो एक इंटीजर ऐड हो रहा था फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, उसको आपने कहा कि भाई ये फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर ऐड हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट खा गया उसको, खत्म बात। ये इतना सा बचा, इसमें न्यूमरेटर अपॉन, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि उसको नीचे ले जाओ, ठीक है, उसे हटा ही दो, उसे हटा ही दो, ठीक है। लेकिन खैर इतनी हम बेकार काम पे नहीं गए, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव लिखा हुआ है, सॉरी एक टर्म अपॉन दूसरा टर्म लिखा हुआ है। आपको इन दोनों टर्म का जो ये डिवीजन है, जो ये रैशनल फंक्शन है, एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन, ये कैसा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तब पॉसिबल है जब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव। अगर वो ऊपर वाला नेगेटिव होता तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ता, लेकिन वो ऊपर वाला पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब एक्स की सिर्फ वो वैल्यू चलेंगी जिसपे पॉजिटिव आंसर दे। तो पॉजिटिव आंसर के लिए आपको पता है ये एनालिसिस करके लिख दिया, ग्रेटर देन 0 सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि डिनोमिनेटर में था, इक्वल टू हो नहीं सकता 0 की, ये आ गया। और ये करना आपको आता है, मेरे ख्याल से इतनी बात में आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन ही नहीं है कोई समझ पर, और खैर समझ तो गई होगी आप इतने में, एक तो मिल जाता क्वेश्चन, तो रेंज के क्वेश्चन आ गए। अरे नहीं, इसकी रेंज तो हमने अभी पढ़ी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं चल पाएगा ये तो। अरे चलो ठीक है, फिर अगले ही मेथड इसके अंदर अगली चीज़ ही पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं है तो। लेकिन आप समझ गए हो इनइक्वालिटी निकालना है इसकी, फ्रैक्शनल पार्ट आएगी आपके पास, आप कर लोगे। अगली चीज़ पर आ जाता हूँ मैं, एनएफ मेथड, ठीक है। यूज्ड व्हेन, इक्वेशन सॉल्व करने में यूज होता है, ठीक है। यूज्ड व्हेन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, all 3 are present।
आर देयर इन क्वेश्चन। क्या सर ये डोमेन निकालने में यूज डन नहीं, यूज टू सॉल्व इक्वेशन, टू सॉल्व। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, स्टेप्स क्या है, स्टेप्स समझना। पहली चीज, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप लिखोगे n, आप नहीं लिखना चाह रहे हो, आप नहीं लिखो, आप उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर चलाते रहो। ठीक है, nf मेथड बोला जाता है इसको, और आप फ्रैक्शनल पार्ट को लिखोगे f। ठीक है, और आप x को लिख दोगे आप n प्लस f। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली चीज क्या करोगे, ठीक है, फाइंड f इन टर्म्स ऑफ n। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि जब ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो आपको पता है आपने इसको n लिख दिया, उसको f लिख दिया, उसको n प्लस f लिख दिया, अब सब में सिर्फ n और f लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो कि f इज इक्वल टू समथिंग n का टर्म बना सकते हो, f को एक तरफ लाके, या आप n इज इक्वल टू f का टर्म बना सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि f को लिखना है n के टर्म्स में, मतलब क्या करना है आपको, f इज इक्वल टू सम टर्म्स ऑफ n, f इज इक्वल टू सम टर्म्स ऑफ n करके लिख देना, मतलब f को अकेला कर लेना है और n के टर्म्स एक तरफ ले जाने हैं सारे, f सब एक तरफ लाके सिर्फ f रखना है, कोई कोफिशिएंट भी नहीं। कोफिशिएंट अगर 1 2 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा हो तो चलो चला लेंगे, लेकिन f इज इक्वल टू सम टर्म्स ऑफ n, इतनी बात में तकलीफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी क्वेश्चन में समझ में आता है, उसके बाद क्या करते हैं, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, साथ साथ स्टेप लिखता रहता हूँ, सबसे बढ़िया काम यही रहेगा, आप समझते भी रहोगे। स्टेप अभी और आएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्व। ठीक है, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस में x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब ये आपको x की वैल्यू चाहिए। टू ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी प्रेजेंट है, x भी प्रेजेंट है और फ्रैक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, 2n n प्लस f इज इक्वल टू f प्लस 1। आपको पता है ये इंटीजर है, इसे n लिखेंगे, ये n प्लस f हो जाएगा, इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, f हो गया। ठीक है, यहां से आपके पास n माइनस f इज इक्वल टू f प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहां से f प्लस 1, मैंने क्या कहा, f को आप लिख लो n के टर्म्स में, तो आपका 2f जो हो गया वो n माइनस 1 हो गया। अब देखो आपकी मर्जी, आप 2 को उधर, इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, ये f के टर्म्स में लिखा हुआ है, उधर ले जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 को नीचे ले जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं f को उधर ले गया था, 2f हो गया था, इसको इधर ले आया, ये n माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये स्टेप था आपका। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना था, अगले स्टेप में आपको पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि जो f की वैल्यू है वो हमेशा कहां से कहां के बीच में रहती है, 0 से 1 के बीच में रहती है। f क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज यही होती है, यही था, यही लिखना था। पुट f, ये करना है, एंड रिप्लेस इट विथ टर्म्स ऑफ n। f को आपको ऐसे लिखना है। अच्छा, अगर आपने f को ऐसे लिख लिया तो आप मुझे बताओ, आपके पास जो इक्वेशन में टर्म है वो 2f लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको नीचे ले जाओ तो सिर्फ f की जगह रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन मैं पहले 2f बना लेता हूं इसको। अगर f यहां से यहां लाई कर रहा है तो 2f की वैल्यू आपकी 0 से लेकर कहां के बीच में लाई करेगी, 2 के बीच में लाई करेगी, और 2f की जो वैल्यू है वो n-1 के बराबर है। 2f की वैल्यू किसके बराबर है, n-1 की, इसकी वैल्यू 0 से लेकर किसके बीच में, 2 के बीच में। देख लो आराम से, 2f की वैल्यू n-1 के बराबर थी, आ गया, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, 2f की वैल्यू n-1 के बराबर, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट अगर इंटीजर हो गया तो उसका मतलब 1/2 होनी चाहिए थी वैल्यू, अभी देख रहे हैं। ठीक है, n-1 के बराबर, यहां से आपका इधर आएगा 1, इधर आएगा n और इधर आएगा 3, n की वैल्यू 1 से 3 के बीच में चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। n अपने आप में क्या था, इंटीजर था। ठीक है, थिंक, आपको पता है कोई इंटीजर अगर इनइक्वालिटी में फंस जाए आके, थिंक इंटीजर्स इन दिस इंटरवल। आपको पता है n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या n की वैल्यू 2 हो सकती है। n की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगी या n की वैल्यू इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, हो गई, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब जब n की वैल्यू ये आ चुकी है आपके पास, तो आपको पता है कि 2f की वैल्यू किसके बराबर थी,
n-1 के बराबर थी। 2f की वैल्यू किसके बराबर थी? n-1 के। अगर n की वैल्यू 1 आ चुकी है तो 2f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, मतलब f की वैल्यू 0। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 आ चुकी है तो 2f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, मतलब f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। अरे क्या कर दिया सर, ये कहां से लिया है? एक इक्वेशन नहीं थी पहले? ये 2f की वैल्यू n-1 के बराबर, तो हम कर क्या रहे हैं कि रिप्लेस इट विद टर्म्स ऑफ, अरे n, f टर्म्स ऑफ n। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड पुट इट इन इक्वेशन टू गेट वैल्यूज ऑफ f। बस n और f निकल आया तो n प्लस f क्या हो जाता है? आपका x हो जाता है। कि देखो यहां से क्या हुआ आपने, अब मैंने स्टेप क्या लिखवाए थे कि nf में चेंज कर दिया आपने, f को n के टर्म्स में लिख लिया, f की रेंज लिखी, फिर उसको n में कन्वर्ट किया, वहां से n की रेंज आ गई, n की वैल्यूज निकल आई, यही लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। n की वैल्यू आ गई, फिर जो इक्वेशन निकाल के लाए थे आप 2f इज इक्वल टू n-1, उसमें n की वैल्यू पुट करो। n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, तो f या तो 0 हो सकता है या 1/2। इसका मतलब आपका जो x है वो n प्लस f था, वो आपका या तो 1 हो जाएगा, या फिर x जो था वो आपका 2 प्लस 1/2, मतलब कितना हो जाएगा? 5/2। या तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 हो जाएगी। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। n की वैल्यू निकाली, और n की वैल्यू निकाल के आपने क्या किया? तो उसे इक्वेशन में पुट कर दिया, उसे इक्वेशन में पुट करोगे f की वैल्यू निकल आएगी, और x आपका क्या था? n प्लस f था, x की वैल्यू निकल आएगी। ये nf मेथड होता है आपका। स्टेप्स भी लिखवा दिए, स्टेप्स आपको लिख लेने हैं, देख लो स्टेप्स एक बार। फ्रैक्शनल पार्ट को आपको लिखना है n, ओ सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखना है n, फ्रैक्शनल पार्ट को f, तो x n प्लस f हो गया। f को n के टर्म्स में निकालना है, मतलब f इज इक्वल टू सम f को एक तरफ करके n। ठीक है, f की रेंज लिख देनी है, ये होती है फ्रैक्शनल पार्ट की, और रिप्लेस इट विद टर्म्स ऑफ n, n वाले टर्म से रिप्लेस कर दो। उसके बाद क्या होगा? ऐसे रिप्लेस करोगे, आप देखोगे कि n इंटरवल में फंस गया है आके, तो आपको क्या करना है? आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जो इस इंटरवल में सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आप उससे आपको इंटीजर की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू निकल आएगी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, और इक्वेशन में पुट कर देना है उसको। ये जो इक्वेशन आई थी आपकी, थोड़ा सा सॉल्व करके इक्वेशन आई थी सिंप्लीफाइड इक्वेशन में टू गेट वैल्यूज ऑफ f। अब n भी पता चल गया, f भी पता चल गया, तो x की वैल्यू तो n प्लस f थी। ये होता है आपका nf मेथड, सिंपल मेथड। और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फाइंड x if 4 times fractional part of x is equal to x plus greatest integer of x। 4 times fractional part of x is equal to x plus greatest integer of x। ठीक है, nf मेथड सॉल्व करना है हमको, तो आपने लिखा है इसको 4f इज इक्वल टू n प्लस f प्लस n, मतलब 3f की वैल्यू आपके पास 2n के बराबर आ गई। ठीक है, तो f की वैल्यू आप चाहो तो लिख दो 2/3n के बराबर है, जैसे चाहो। तो 3f से भी काम चला लेते हैं, लेकिन चलो f की वैल्यू किसके बराबर है? 2/3n के। और f आपको पता है अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो f की बारे में हम क्या जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा। अच्छा, f की वैल्यू थी 2/3n के, तो 2/3n आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, उधर बन जाएगा 3/2, इधर तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये n इधर के आगे आपका 3/2। ठीक है, आपको पता है ऐसा इंटीजर सोचना है जो 0 और 3/2 के बीच में रहे और 0 के बराबर हो सकता है वो, तो n की वैल्यू तो आ सकती है आपके पास 0, और एक n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। n की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अगर मैंने n की वैल्यू 0 रख दी यहां पर तो मेरा f0 बन जाएगा, n इज इक्वल टू 0 में आपका f0 हो गया। अगर मैंने n की वैल्यू लिख दी तो n की वैल्यू 1 रख दी तो f की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। देख लो आराम से, n 0 रख दिया अगर मैंने तो 0 मल्टीप्लाई होती है f0 बन जाएगा, f0 हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट। अगर n की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो f मेरा 2/3 हो जाएगा, वो 2/3 हो गया। अब जो आपका x है वो आपका n प्लस f है, n प्लस f है, तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 0 आ गई या फिर आपकी x की वैल्यू 5/3 आ गई। जब n की वैल्यू 1 और f की वैल्यू 2/3 है तो x की वैल्यू अगर n प्लस f है, इन दोनों का सम, तो वो कितनी आ जाएगी? 5/3 आ जाएगी। देख लो आराम से, तो x की वैल्यू या तो 0 सेटिस्फाई कर रही है इसको, 0 तो बहुत बड़ी सेटिस्फाई करेगी, 0 0 0 देखते ही बता दोगे आप। ठीक है, 5/3 को सेटिस्फाई करवाना है आपको।
5/3 आप यहां पुट करोगे तो ये निकालेगा 2/3, तो ये बन जाएगा 8/3, ये 5/3 आएगा और ये 1 आएगा 8/3। ऐसे करते हैं एनएफ मेथड क्वेश्चन, ठीक है। इतनी बात है, मुझे लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। यहां पर हम लोग, मेरे ख्याल से टाइम हो गया, मैंने देखा नहीं उस तक, तो यहां पर हम लोग एंड करते हैं। एनएफ मेथड आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन वगैरह भी होगा, कहीं पे आप देखोगे जो भी इक्वेशन सॉल्व करने की होती है जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट और एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर तीनों लगे होते हैं, वो एनएफ मेथड से सॉल्व होती है, ठीक है। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, स्टेप्स लिखवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं बाकी।